हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर सी सर्किट के ऊपर वीडियो लेके आ गए। ये एपिसोड नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग एल सर्किट और आर सर्किट यानी कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट और प्योरली इंडक्टिव सर्किट को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को डिटेल में हर कॉन्सेप्ट जो कि कैपेसिटिव सर्किट से रिलेटेड होता है वो सारा इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। उसके बाद एलसीआर सर्किट के ऊपर वीडियो आएगा। तो हम लोग इसमें ग्राफ, फेजर डायग्राम, फेज जो भी होता है, जो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट सारा कवर करेंगे सी सर्किट के ऊपर। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सी सर्किट होता है हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे एल सर्किट और रेजिस्टिव भी पढ़े थे। तो जो हम लोग एल सर्किट पढ़े हैं वो तुमको आना चाहिए, तभी इससे कंपेयर हो पाएगा, यानी कि जो इंडक्टिव सर्किट है उससे। और तभी तुम फेज डायग्राम और ये सब भी समझ पाओगी क्या हो रहा है फेज डायग्राम में। तुमको पिछले बार ये हम बताए थे कि जो एल सर्किट होता है यानी कि इंडक्टिव सर्किट, उसमें करंट लैग करता है और ईएमएफ लीड करता है। उसमें प्लस π/2 आ रहा था और करंट में हो रहा था, पीछे हो रहा था। तो उसमें माइनस π/2 नहीं, अगर हम उसमें प्लस π/2 बोल दिए ईएमएफ में तो करंट में कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर, है ना। मतलब कि पीछे एक्सप्रेशन कुछ ई ऐसा आया था, E = E0 साइन ओमेगा टी। अगर हम रहने दिए, अगर इसको ओमेगा टी रहने दिए तो करंट को क्या लिखेंगे, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये तुम्हारा था एल सर्किट के लिए। ऐसे ही कुछ हम लोग सी के लिए पढ़ेंगे और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सी सर्किट में यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब करंट लीड करेगा। और ये ऐसा ही अंदाजी नहीं बोलना है कि कैसे प्लस आ गया यहाँ पर। कैपेसिटर से रिलेटेड तुम बहुत सारा फॉर्मूला भी पढ़ी हो ना। कहाँ पढ़ी थी कैपेसिटर को, याद है कि नहीं? ये चैप्टर 2 में पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस नाम ही था वो चैप्टर का, कैपेसिटेंस। और ये कैपेसिटर के बारे में तुम अभी इसमें पढ़ रही हो, ये चैप्टर 7 में। 8 चैप्टर में जाओगी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर से ये आएगा कैपेसिटर फिर से आएगा। कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे फिर से आएगा ये कैपेसिटर। और इसके बारे और बहुत कुछ तुमको मालूम चलेगा, जैसे कि आज मालूम चलेगा। आज ये सी सर्किट पढ़ के खाली ये इक्वेशन थोड़ी कि इसमें प्लस हो गया वो थोड़ी पढ़ोगी, और भी बहुत कुछ जानोगी तुम कैपेसिटर के बारे कि डायरेक्ट करंट का। पहले हम लोग यहाँ पर जब स्टार्ट कर रहे हैं ना तो डीसी सोर्स से स्टार्ट करेंगे कि डायरेक्ट करंट जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो उस वक्त क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे कि एसी लगाने से क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग का हेडिंग वही रहेगा कि डायरेक्ट डीसी सोर्स अप्लाइड, पहले डीसी सोर्स को अप्लाई करके देखना है, अप्लाइड टू कैपेसिटर। जब कैपेसिटर में डीसी सोर्स, यानी कि डीसी सोर्स किसको बोलते हैं, बैटरी को। सिंपल बनाते हैं ना डीसी सोर्स हम लोग, ऐसे तुम देखी होगी बनाते हुए कि ये तुम्हारा प्लेट होता है कैपेसिटर का, और इसमें हम लोग ऐसे करके बैटरी लगाते हैं, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से तुम्हारा प्लस चार्ज निकल के इसमें जमते जाएगा। मतलब क्या होते जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा तो यहाँ से फिर निकल के माइनस भी तो आएगा। अगर 2 प्लस आए तो 2 माइनस। हाँ ठीक है, वो चीज़ सही है कि अंदर में स्टोर होता है, बाहर में नहीं होता है। बाहर में बहुत सारा बुक में बनाया रहता है, अंदर में भी तुम दिखा सकती हो। ऐसे स्टोर हो रहा है कहाँ, अंदर ही होता है, वो पता है ना। अब फिर यहाँ पर प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा, जितना प्लस आएगा उतना ही माइनस आएगा, जितना प्लस उतना ही माइनस, ठीक है। अब ये बताओ यार कि अभी तुम ये पढ़ी होगी कैपेसिटर का एक कैपेसिटी होता है, और कैपेसिटर का कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, तुम बताओ। चलो, कैपेसिटर का कैपेसिटी को क्या बोलते हैं बताओ। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस बोलते हैं, और उसको किससे डिनोट करते हैं, सी से। और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, मान लो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हम ई दिए हैं इसको, तो इसका कैपेसिटेंस को तुम क्या लिखोगी बताओ क्या लिखोगी, कैपेसिटेंस को कैसे लिखोगी। Q = CV पढ़ी हो ना, तो हम यहाँ पर वोल्टेज कितना बोल रहे हैं, E, तो क्या लिखोगी, Q = CE लिखोगी, है ना। E का मतलब वोल्टेज, इसके जगह पे अप्लाइड वोल्टेज जो हम लोग दिए हैं, उसी के हिसाब से कितना चार्ज उसमें स्टोर हो रहा है वो निकलता है। तो यार एक चीज़ है इसमें कि अगर इसमें पूरा चार्ज भर चुका है, जब ये फुल्ली चार्ज हो गया है, तो अगर हम यहाँ से और करंट भेजेंगे, चार्ज यहाँ गया का मतलब क्या है कि करंट गया, वही मतलब है ना चार्ज जाने का, कि यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करके निकला, प्लस 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 और जम रहा है। और इधर क्या जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स, यही हो रहा होगा। तो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी अगर हम ये स्विच ऑन किए रखेंगे तब क्या ये फ्लो करेगा। देखो हम स्विच यहाँ बना देते हैं, चलो ये देखो ये स्विच है और ये स्विच ऑन है अभी भी, है ना। ये कीज़ है, ये की अभी भी ऑन है, कनेक्टेड है। तो अभी तो ये फुल्ली चार्ज हो गया है, हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कैपेसिटर अभी हो गया फुल्ली चार्ज। तो फुल्ली चार्ज होने के बाद क्या होगा, मेरा ये क्वेश्चन है। फुल्ली चार्ज होने के बाद तो फिर ये चार्ज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और तुम ये बताओ कि करंट जब ऐसे जा रहा है तो इससे होते हुए जाएगा ना, कैपेसिटर से होते हुए जाएगा, ऐसे थोड़ी इससे उड़ के चल जाएगा, कैपेसिटर से होते हुए जाता है। अब होते हुए कैसे जाता है, इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर कैपेसिटर से करंट कैसे फ्लो करता है। वो हम लोग का वो अगला डिस्कशन है, उसके बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है कि कैपेसिटर से करंट कैसे फ्लो करता है। हालांकि सवाल में लॉजिक तो है यार। देखो करंट अगर यहाँ से ऐसे जा रहा है, अगर ऐसे गया करंट, तो यहाँ तो खाली स्पेस है ना,
तो खाली स्पेस में तो करंट फ्लो नहीं करता है, तो उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, वो अभी डिस्कशन नहीं, वो अलग डिस्कशन हुआ नेक्स्ट चैप्टर में जो कि पढ़ना है, उसको छोड़ो अभी। तुम ये बताओ कि यहां से जब करंट जा रहा है, अब तो इसमें फुल्ली चार्ज हो गया, तो अब तो ये और चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर करंट जाएगा कैसे? तब तो करंट नहीं जाना चाहिए ना, तब तो करंट ब्लॉक हो जाना चाहिए। तो वही चीज़, और सही में ऐसा होता भी है, जब यहाँ से चार्ज जाते जाते जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, तब यहाँ से कोई भी करंट जाना बंद हो जाता है, ये फुल्ली चार्ज हो गया अब। अच्छा, ये कौन सा करंट है, डीसी की एसी? डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट। मतलब जो कैपेसिटर है वो डायरेक्ट करंट को अलाउ करता है, लेकिन कब तक करता है? जब तक वो फुल्ली चार्ज ना हो। मतलब जब अगर एनी कोई टाइम टी है, मान लो वो फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है, चार्ज उसमें जा रहा है, तब तक तो करंट बढ़िया फ्लो कर रहा है। जैसे वो फुल्ली चार्ज हुआ वैसे ही करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ अभी हम लोग थ्योरेटिकली लिखेंगे। उसके बाद जब तुम लोग ये पढ़ लोगी ना, क्या चीज़ पढ़ लोगी, जब तुम इसको एसी यहाँ लगा दोगी, उसको पूरा पढ़ लोगी, तो उसका और हम फील दिलाएंगे। ये फील तो ऐसा नहीं ना आया यार कि फुल्ली चार्ज होने से क्या हुआ नहीं हुआ, उसका फील भी तुमको दिलाएंगे कि क्यों आखिर ये करंट फिर इससे जाना बंद हो जाता है। तो अभी हम लोग उस बात को थ्योरेटिकली लिखेंगे कि अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है जब तक, तब तक तो करंट बढ़िया फ्लो कर रहा है, और जैसे ही ये फुल्ली चार्ज हो गया वैसे ही करंट फ्लो बंद हो जाएगा। लेकिन ये किस करंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, अभी एसी नहीं आया। अच्छा, दूसरा चीज़ और, अगर हम चाहें कि किसी तरह इसको रोकना, जैसे देखो हम जैसे बताते हैं, जैसे मान लो बाबू दो लड़का लड़की शादी करना चाहता है आपस में, ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि किसी तरह वो लोग का शादी ना हो, तो वो लोग को 1-2 महीना के लिए लड़वा देंगे 1-2 महीने की, किसी कारण से लड़वा देंगे, तो कम से कम 1-2 महीना तो खींच जाएगा ना। क्या समझ रही हो कि नहीं? 1-2 महीना लड़वा देंगे तो किसी भी तरीके से। तो वैसे ही यहाँ भी कुछ करते हैं कि ये जब करंट फ्लो कर रहा है और हम चाहते हैं कि यहाँ करंट फ्लो करता ही रहे और ये डीसी ही करंट फ्लो करे, तो कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे यहाँ पर चार्ज फुल्ली ना हो पाए। समझ रही हम क्या बोल रहे हैं? क्या करोगे? डिस्चार्ज कर दोगी। डिस्चार्ज करोगी तो ये बैटरी को पलट दोगी, तब तो तुम बैटरी के साथ छेड़छाड़ कर दी। हम चाहते हैं कि कुछ ऑटोमेटिक ऐसा हो कि ये कैपेसिटर देर तक, थोड़ा बहुत टाइम लग जाए इसको चार्ज होने में, तब कहोगी सर इसको कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। अरे बकलोल, कैपेसिटी बढ़ाओगी तब तो फिर तुम फिर छेड़छाड़ कर दी। कुछ ऐसा करो। क्या? एसी सोर्स लगा दो, तब तो फिर आगे का हो गया भाई, बैटरी यही रहेगा, कैपेसिटर यही रहेगा, वायर भी यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है। तो कैसे होगा फिर? तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दो। अब रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को रोकना। करंट को रोकना माने चार्ज को रोकना। तो ये चार्ज को, ज़्यादा चार्ज को जाने नहीं देगा, तो ज़्यादा चार्ज यहाँ तक पहुँचेगा नहीं। तो ज़्यादा चार्ज अगर यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा तो ये जल्दी चार्ज नहीं हो पाएगा, ये कुछ देर तक रोके रहेगा। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए रोके रहेगा? नहीं, एक समय ऐसा आएगा जिस समय ये फुल्ली चार्ज होगा, दोनों शादी करिए लेगा फाइनली। तो वही चीज़ है यार कि रजिस्टर लगा के रोका तो जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता है। अब तुम देखो ये कौन सा सर्किट बन गया? आरसी सर्किट। वही हम लोग को पढ़ना है लेकिन सिलेबस में नहीं है, क्या ही करें, लेकिन यहाँ बताना जरूरी था क्योंकि इसमें डिस्कशन है उसका आरसी सर्किट का, कि कैपेसिटर को हम लोग कुछ देर तक रोक सकते हैं, इसलिए आरसी सर्किट बनाते हैं। तुम सुनिए होगी बहुत जगह, मतलब तुम लोग का टेस्ट वेस्ट हम लिए थे तो उसमें आरसी सर्किट ये सब था, कहीं कहीं पर आ रहा था। तो ये आरसी सर्किट मतलब एक रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों, ठीक है। टेस्ट लिए थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो उसमें था, भूल गए होगी, हमको याद है, तुम लोग भूल गए होगी, ठीक है। तो अभी नहीं लगा रहे उसको, ठीक है। उस बारे में भी हम लोग लिखेंगे कि रजिस्टर लगा करके कुछ देर तक अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जब जैसे ही वो फुल्ली चार्ज होगा, अब ये फुल्ली चार्ज है तो अब ये करंट को फ्लो करने नहीं देगा। अभी करंट कितना हो जाएगा बोलो? 0 हो जाएगा। अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। देख रही हो, वायर है, बैटरी है, सब चीज़ है, फिर भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि ये कैसा हो गया है? फुल्ली चार्ज। तो चलो इसका पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि द कैपेसिटर, लिखो तुम लोग भी, द कैपेसिटर वाइल चार्जिंग allows the flow of charge, and after it is fully charged, it blocks DC, डायरेक्ट करंट को फिर ये ब्लॉक करना शुरू कर देता है, ठीक है। आफ्टर इट गेट्स फुल्ली चार्ज इट ब्लॉक्स DC। तो हम लोग लिखेंगे टू मेक द फ्लो ऑफ करंट, कौन सा करंट के बारे में बात कर रहे हैं? DC करंट, फॉर लॉन्गर टाइम। अब तुम देखो यार, इस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा? अभी तो सोच रहे हैं कि यहां रजिस्टर लगाएंगे, कुछ देर के लिए मैनेज कर लेंगे। इस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा कि ये मतलब कि हमेशा करंट फ्लो करते रहे? उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? एसी करंट जो है बार बार इसको चार्ज डिस्चार्ज करते रहेगा हर समय,
क्योंकि एसी करंट का तो पोलैरिटी बार बार बदलता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, चार्ज डिस्चार्ज इसको करते रहेगा। और इसको कभी फुल्ली चार्ज होगा भी तो फिर इसको तुरंत डिस्चार्ज कर देगा, फिर चार्ज करेगा, फिर डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि एसी करंट तो अपना पोलैरिटी बार बार बदलता है। इसमें ना दिक्कत है कि हमेशा प्लस हमेशा माइनस, तो ये फंस गया है, यहाँ ये फंस गई। अब इसको पलट देंगे मान लो हम लोग, तो इसको पलटना पड़ रहा है, लेकिन क्या एसी को पलटना पड़ेगा? नहीं, उसका तो खून में बसा है कि वो बार बार पलटेगा। तो तुमको समझ में आया कि कैपेसिटर को क्यों एसी से कनेक्ट करना है, ताकि हम लोग हमेशा करंट का फ्लो सर्किट में बनाए रखें। इसीलिए ये पढ़ना है कि कैपेसिटर को जब हम लोग एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, नहीं तो ये पढ़ना ही नहीं रहता। समझ में आया? हाँ बोलो। लेकिन अगर एसी सोर्स रहेगा तो एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, हाँ एक बार प्लस हो गया, इधर हाँ माइनस हो गया, हाँ, बट फिर जब उसका पोलैरिटी चेंज होगा तो फिर इधर से फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फिर तो नेट वो हम बताते हैं, चलो अभी पहले पढ़ान दो, समझ गए? इसका एप्लीकेशन हम तुमको बता रहे थे कि क्यों आखिर तुमको ये पढ़ना है कि एसी सोर्स यहाँ कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर से। अभी फिर हम समझाते हैं कि वो क्या होता है उसमें। टू मेक द फ्लो ऑफ डीसी करंट फॉर अ लॉन्गर टाइम, लंबा समय के लिए अगर हम चाहते हैं कुछ देर के लिए फ्लो करे, फॉर अ लॉन्गर टाइम वी कनेक्ट अ रजिस्टर इन सीरीज। किसके साथ? इन सीरीज विथ कैपेसिटर। कैपेसिटर के साथ अगर हम लोग एक रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, ठीक है, तो कुछ देर तक वो करंट फ्लो हो पाएगा, लेकिन फिर एक समय तो आएगा ही ना यार जिस समय वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम फिर से तो आई जीरो होगा ही, आफ्टर सम टाइम आई इज अगेन जीरो, मतलब फिर से जीरो होना ही है। ये तुमको समझ में आया जी? ये वाला बात है, ठीक है। तो यानी कि अच्छा, जो ये वाला जो कॉम्बिनेशन तुमको हम बताएं, इसको कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं? आरसी सर्किट। आरसी सर्किट बनता है इससे, इसलिए आरसी सर्किट भी होता है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है आरसी सर्किट। नहीं, आरसी सर्किट सिलेबस से रिलेटेड है। आरसी, एलआर, एलसी, ये 3 टाइप का सर्किट होता है, ये डिलीटेड है, तुमको डायरेक्ट एलसीआर पढ़ना है। चलो ये लिखो जल्दी से, फिर आगे हम लोग बात करते हैं जब एसी यहाँ कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा। चलो नेक्स्ट तुम्हारा, अब हम लोग जो मेन टॉपिक था हम लोग का, है ना, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? एसी, या फिर इसी को दूसरा नाम क्या बोलेंगे? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। और इसमें रेजिस्टेंस को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, जीरो ले रहे हैं। रेजिस्टेंस कौन सा वाला? ये वाला रेजिस्टेंस आर, जीरो ले रहे हैं। पिछले क्लास में बताया था ना तुम लोग को, इंडक्टिव सर्किट में भी रेजिस्टेंस को हम लोग जीरो एज्यूम कर रहे थे, तब ये प्योरली, क्योंकि देखो यार कैपेसिटर का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और वो निकल के भी आएगा यहाँ पर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एक्ससी से। मतलब इसके पास भी रेजिस्टेंस होगा, जो पढ़ना है आज हम लोग को, ठीक है। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, मतलब एकदम जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हो और कोई नहीं, ठीक है, तुम सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के हो और किसी के नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये तुम्हारा है कैपेसिटर, और इसको हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे? एसी सोर्स। ये रहा एसी सोर्स। और हम लोग पहले उसी बारे में चेक करेंगे कि एसी सोर्स लगाने से कि वो हमेशा उसमें करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली करेगा हमेशा, उसी मकसद से तो यहाँ पर लगा रहे हैं, है ना, वही तो मकसद है। एसी सोर्स लगाना तो बहाना है, असली मकसद तो करंट को सर्किट में फ्लो करवाना है, वही मकसद है। तो यहाँ पर देखो, ये अभी मान लो कि प्लस चार्ज हो गया है, और ये क्या हो, फिर इधर क्या आ गया है? माइनस। अब क्या होगा कि अभी देखो ये प्लस है, फिर ये माइनस है, तुरंत विद इन एन इंस्टेंट ये अब क्या हो जाएगा? माइनस, और इधर वाला टर्मिनल को क्या कर देगा? जैसे ही इसको ये प्लस किया तो ये पूरा डिस्चार्ज, और जैसे ही इधर माइनस किया तो ये पूरा क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। पहले तुमको जो छोटा सा चीज़ समझना होगा, देखो यहाँ पर हम बता रहे हैं, जैसे इसका ये मान लो साइकिल है, तो ये इसका एक साइकिल है कि 2 साइकिल है? एक साइकिल है। एक साइकिल में एक बार प्लस एक बार माइनस, एक साइकिल में एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अभी देखो, अभी एक बार ही माइनस हुआ है, और एक बार इधर क्या हुआ है? तो अभी कितना साइकिल हुआ है? एक साइकिल हुआ है कि हाफ साइकिल हुआ है? सोच लो, अभी एक साइकिल हुआ है कि हाफ साइकिल हुआ है? क्योंकि अभी एक बार ही पोलैरिटी बदला है ना, एक बार ही पोलैरिटी बदला है। अब ये प्लस हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो अभी एक और साइकिल हुआ, क्योंकि देखो बाबू, एक साइकिल में पॉजिटिव, एक साइकिल में नेगेटिव। ये क्या बताता है? ये बात बताता है कि बैटरी का पोलैरिटी बदल रहा है? नहीं, ये डायरेक्शन बताता है, ये समझना होगा। ये थोड़ी बताता है कि बैटरी प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, गलत। ये डायरेक्शन बताता है। तो एक साइकिल में एसी कितना बार डायरेक्शन बदलता है? 2 बार कह सकती हो। देखो, एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ। तो तुम देखो यहाँ पर, अभी देखो, जैसे अभी तुम समझो कि अभी ये हाफ साइकिल, अभी ये कैसा साइकिल है? अभी समझो कि ये तुम अभी ऐसे देख रही हो उसको, अभी तुमको ऐसे दिख रहा है कि इधर प्लस है और इधर माइनस है। अभी तुम बात करोगी हाफ साइकिल का,
तो हाफ साइकिल कहने का मतलब ये वाला हुआ ना हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल में वो एक बार अपना डायरेक्शन बदला, इसको माइनस कर दिया, इसको क्या कर दिया प्लस, फिर एक और हाफ साइकिल में फिर डायरेक्शन बदलेगा। देखो ये एक और हाफ है, तो फिर अभी ये क्या कर लेगा प्लस और ये क्या कर लेगा माइनस। तो तुमको ये हम चीज़ समझाए भी थे कि ये प्लस और माइनस ऊपर नीचे ऐसे बनाते हैं, ये समझाने के लिए कि डायरेक्शन अपना बदल रहा है वो, ठीक है। तो डायरेक्शन बदलेगा तो मतलब ये समझ में आया यार कि एक कंप्लीट साइकिल में कैपेसिटर जो होता है एक बार 2 बार डिस्चार्ज होता है। क्या सही बोले कि नहीं हम? 2 बार डिस्चार्ज होता है एक कंप्लीट साइकिल में। देखो एक कंप्लीट साइकिल में देखो ये एक बार डिस्चार्ज हुआ होगा, मतलब जैसे देखो अभी ये प्लस है और इधर क्या है माइनस, फिर अभी तुरंत इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये प्लस, फिर उसके बाद क्या होगा फिर इधर प्लस और इधर माइनस। तो मतलब कि अभी देखो ये तो स्टार्टिंग का है यार, ये तो स्टार्टिंग का है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो ये बेचारा चार्ज हुआ है। उसके बाद तुरंत जब ये चेंज करेगा अपना पोलैरिटी तो ये डिस्चार्ज होगा, उसके बाद फिर एक बार चेंज करेगा, तो यानी कि 2 बार डिस्चार्ज हो रहा है। तो अभी हम लिखते हैं थ्योरेटिकली इसको, तब तुमको और क्लियर होगा। फिर एक बार डिस्चार्ज ना हो रहा है। हाँ वो एक बार चार्ज एक बार डिस्चार्ज नहीं, अभी हम लिखते हैं उस बात को तब तुमको क्लियर होगा, ठीक है हम क्या बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इधर। अच्छा यहाँ पर जो चेंज हो रहा है ये कौन चेंज हो रहा है, प्लस माइनस कौन हो रहा है, बैटरी का पोलैरिटी। यानी कि तुम ये बोलोगे कि जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ उसके कारण जो कैपेसिटर है वो चार्ज और डिस्चार्ज होता है। तो हम लोग यहाँ वही बात लिखेंगे कि द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ changes its polarity which continuously makes the flow of, क्या फ्लो करवाने देता है, एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट जो होता है वो लगातार इस पर फ्लो कर पा रहा है, कारण क्या है उसका ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और यहाँ पर हम लोग जो ईएमएफ लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब टाइम के साथ इसका वोल्टेज वेरिएबल होगा, समय के साथ इसका वोल्टेज बार बार चेंज करेगा, तो उसी हिसाब से ये मतलब कि अपना पोलैरिटी को भी बार बार बदलेगा, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर हम और अभी लिखवाते हैं कि फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल कैसे हो रहा है। तुम बस इतना याद रखो कि एक साइकिल में ये एक बार डिस्चार्ज चार्ज 2 बार होता है ये चीज़, ठीक है। अभी हम बताते हैं यहाँ पर देखो हम लोग अभी पहले लिख लेते हैं थ्योरीज के बारे, उसके बाद तुमको हम बताते हैं। इन फर्स्ट साइकिल द कैपेसिटर गेट्स, जो पहला साइकिल है इन फर्स्ट साइकिल द कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड फ्रॉम वन साइड एंड अगेन डिस्चार्ज्ड, मतलब चार्ज होता है फिर तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। क्या मतलब इसका हम बताते हैं अभी। उसके बाद फिर इन सेकंड साइकिल, दूसरा साइकिल में, यानी कि इट अगेन, सेकंड साइकिल कहने का मतलब वही जो तुम्हारा जो ये फर्स्ट साइकिल मतलब समझ रही हो, हाँ फर्स्ट हाफ साइकिल ये वाला, इसको हम फर्स्ट हाफ बोल रहे हैं। फर्स्ट हाफ लिखना चाहिए यहाँ पर हमको, सॉरी फर्स्ट हाफ साइकिल लिखना चाहिए। और ये कौन सा है, सेकंड हाफ साइकिल, हाफ हाफ जोड़ देना यहाँ पर, ठीक है। सेकंड हाफ साइकिल, ये फर्स्ट हाफ साइकिल सेकंड है। इन सेकंड हाफ साइकिल इट अगेन गेट्स चार्ज्ड एंड देन डिस्चार्ज्ड। देखो होता क्या है ना कि जो पोलैरिटी होता है तुमको हम बताए भी थे कि जैसे हम लोग का घर में जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये तुरंत चेंज करता है ना अपना पोलैरिटी बार बार। तो उसी के कारण क्या होता है कि एक तरफ से ये चार्ज होना शुरू होता है, जैसे इसमें चार्ज जाने लगता है वैसे तुरंत ही अपना पोलैरिटी बदल देता है। तो इधर माइनस आ जाएगा तो इधर वाला चार्ज गायब हो जाएगा और फिर इधर वाला भी गायब हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि फिर से इसमें एक बार और पोलैरिटी डेवलप होगा जो कि इसको चार्ज करेगा, उसके बाद फिर तुरंत वो बदल जाएगा तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा तुमको अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब तुम ये नहीं समझती हो। देखो हम बता रहे हैं, यहाँ देखना ग्राफ, एक बार ये ग्राफ देखना समझ जाओगी। देखो ये ग्राफ में तुम ये बताओ कि इसमें फ्रीक्वेंसी कितना है, इस ग्राफ का फ्रीक्वेंसी कितना है ये बताओ। अभी हम ग्राफ बनाए हैं, इस ग्राफ का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 हर्ट्ज, क्योंकि ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। तो अभी इस क्योंकि ये एक बार ऑसिलेट किया है इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 हर्ट्ज। अब तुम एक चीज़ ध्यान से देखना,
एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पर ये एक साइकिल में कितना बार करंट जीरो हो रहा है, एक साइकिल में कितना बार करंट जीरो हो रहा है, 2 बार। एक बार यहाँ जीरो हुआ और एक बार यहाँ जीरो हुआ, ठीक है। और कितना बार अपना करंट डायरेक्शन बदल रहा है, 2 बार। तो एक साइकिल में 2 बार करंट ऑफ होता है और 2 बार करंट ऑन होता है, समझी। 2 बार ऑफ होता है और 2 बार ऑन होता है। अभी समझ में आया? 2 बार ऑन होता है, 2 बार ऑफ होता है। तो 2 बार चार्ज, 2 बार ऑन हो रहा है ना बाबू, 2 बार ऑफ हो रहा है। अब देखो यार, ये बात तुमको हम बहुत पहले ही बता चुके हैं, इसलिए हम पहले बेसिक्स पढ़ाते हैं। ऑन ये बहुत देर तक रहता है, वो पता होना चाहिए तुमको, तभी ना कैपेसिटर को ये चार्ज कर पा रहा है यार। बहुत लोग को ये डाउट होता है, सर आप कह रहे हैं कि ये चार्ज होता है, तो चार्ज होने में तो सर समय लगता है। तो बकलोल, ये हम पहले ही पढ़ा चुके। देखो ऑन खाली 2 बार हो रहा है ऑन और 2 बार ऑफ हो रहा है, लेकिन एक चीज़ समझो, ऑन ये बहुत कम समय के लिए हो रहा है, और सॉरी ऑफ बहुत कम समय के लिए हो रहा है, और ऑन देख रही हो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं है। हाँ, एक समय बहुत ज़्यादा जलता है, लेकिन ऑन तो मैक्सिमम समय के लिए है। तो ये जो ऑन वाला मैक्सिमम समय है, उस समय ये चार्ज होता है, ठीक है। ऑन वाला मैक्सिमम समय में ये चार्ज होता है, फिर जैसे ही ये चेंज होता है पोलैरिटी, वैसे ही डिस्चार्ज हो जाता है। समझ रही हो ना? क्लियर है ये बात एकदम? तो मतलब कि तुम ये सिंपल याद भी रख सकती हो कि जो तुम्हारा एक साइकिल है, उसमें कैपेसिटर एक बार चार्ज, एक बार डिस्चार्ज, फिर एक बार चार्ज, एक बार डिस्चार्ज, ठीक है। क्योंकि तुमको पता है ना कि एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन बदलता है करंट अपना। देखो 2 बार बदल रहा है ना, प्लस और माइनस 2 बार बदल रहा है, इस चीज़ को बता रहा है। क्लियर है एकदम? ठीक है, तो इसको तुम लिख लो जल्दी से, ये वाला। तो ये तुम समझ गए कि मतलब कि जो मतलब कि जो हम लोग एसी सोर्स अप्लाई करते हैं कैपेसिटर में, वो इसीलिए करते हैं ताकि करंट का लगातार उसमें सर्किट में फ्लो होते रहे। यही मेरा मकसद है, ठीक। अभी तुमको ये समझना है कि एक्सप्रेशंस क्या क्या होता है करंट का और वोल्टेज का, करंट का और वोल्टेज का, या फिर करंट का और ईएमएफ का, किसमें? एसी सर्किट में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर करंट एंड वोल्टेज, एक्सप्रेशन फॉर एसी करंट इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में एसी करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है? तो यहाँ पर पहले हम लोग एक सर्किट लेंगे जिसमें कि ये तुम्हारा बैटरी, ये कैपेसिटर हुआ, और इसको हम लोग कनेक्ट किए हैं बैटरी से बोलते हैं, सॉरी, इसको एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे हम लोग। ये एसी सोर्स, ऑल्टरनेटिंग सोर्स, इसका ईएमएफ कितना होगा? E0 साइन ओमेगा टी। और फिर से वही बात कि हम लोग यहाँ पर करंट को नहीं दिखाएंगे कि करंट ऐसे जा रहा है, क्योंकि करंट ऐसे भी तो जाता है ना। अच्छा, एक चीज़ समझो यार कि तुमको स्टार्टिंग से हम बता रहे करंट ऑसिलेट करता है, करंट इसमें ऐसे 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 करके ऑसिलेट, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा। या तुम ये बोल सकते हो चार्ज ऑसिलेट करता है, दोनों बात ठीक है। तुम बोलो करंट ऑसिलेट करता है, तुम बोलो चार्ज ऑसिलेट करो, दोनों बात है, दोनों बात सही है, दोनों बात में कोई गलती नहीं है। ये पहला इक्वेशन हुआ, मतलब जो हम लोग ईएमएफ का ले रहे हैं। तो ये इसको हम लोग और क्या बोलते हैं बाबू? अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। तो इसका डेरिवेशन ऐसे बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है, बोलेगा कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर करंट इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ये लिखा रहेगा, ठीक है। तो कर लेना, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, समझ रही हो ना? ठीक। तो हम लोग यहाँ पर पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे कि कैपेसिटर में, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, हाँ, और ये जो एसी सोर्स है इसका वोल्टेज E है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखना चाहें कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस को लिखेंगे, कैपेसिटेंस लिखेंगे C इज इक्वल्स टू Q बाई V, V लिखते हैं, और इसी को हम लिख सकते हैं Q बाई E, क्योंकि यहाँ पर जो अप्लाइड वोल्टेज हम लोग ये V रहता है अप्लाइड वोल्टेज, उसको हम लोग E माने हैं। और यहाँ पर E को क्या लिखेंगे? हाँ, E0 साइन ओमेगा टी। इसके आगे फिर हम इधर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग, ये हम लोग को एक फॉर्मूला पता है करंट का, I इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो Q कितना आएगा, यहाँ से बताओ बाबू Q कितना आएगा? Q इज इक्वल्स टू E0 C साइन ओमेगा टी। इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन नंबर, इक्वेशन देखो, इसको तो 1 माने और ये वाले को 2, ठीक है। अब तुम देखना इसके आगे कि यहाँ पर तुमको ये फॉर्मूला पढ़ा है करंट का, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, मतलब चार्ज फ्लोन बाई टाइम टेकन, ये होता है करंट का। और ये कौन सा करंट होता है? डीसी करंट, डीसी करंट, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हम लोग बाबू देखो एक इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, किसी एक इंस्टेंट पे, तब ना यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट लिए हैं, एवरेज करंट नहीं ले रहे हैं, इंस्टेंटेनियस किसी एक इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं। क्योंकि ये बताओ यार, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ईएमएफ का, ये कौन सा एक्सप्रेशन है? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है या फिर पूरे साइकिल का ईएमएफ है? इंस्टेंटेनियस, किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी का है, तुमको बताएं भी यही चीज़ बहुत बार। तो यहाँ पर जो करंट भी निकालेंगे वो भी इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। तो यहाँ पर क्यू डालेंगे हम एप्सिलॉन नॉट सी
साइन ओमेगा टी, जहां पर तुमको सारा टर्म्स का मीनिंग क्लियर है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। ई नॉट का मतलब है यहाँ पर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का पीक वैल्यू, है ना। जिसको बाबू जो एप्सिलॉन नॉट समझ रहा है ना, इसको मुड़ी फोड़ देंगे मार के। इसको ई नॉट बोलना है, एप्सिलॉन नॉट नहीं बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डी टी। बहुत लोग ऐसा होता है, सर बताओ ये क्या है, क्लास में पूछते हैं बताओ ये क्या है, तो बोलेगा सर एप्सिलॉन नॉट। हाँ भाई सही तो दिख रहा है एकदम साफ, सर एप्सिलॉन नॉट और क्या। तो ये बोलेगा सर यही तो है सर, आप भी पढ़ाए, पीछे देखिए दिखाते हैं आपको, पीछे पलट के पेज दिखाएगा, देखिए यही तो एप्सिलॉन नॉट आप लिखवाए हैं, परमिटिविटी ऑफ, इसका वैल्यू 8.85 इतना होता है। तो यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट बाहर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, और ये सी बाहर जाएगा। क्योंकि देखो जो ई नॉट होता है, तुम देख लो यहाँ पर ग्राफ में, जो ई नॉट होता है वो यहाँ पर होता है ना बाबू, तो ये मैक्सिमम होता है ई नॉट, तो मैक्सिमम वैल्यू तो कांस्टेंट है। और सी का मतलब होता है कि कैपेसिटर का कितना औकात है चार्ज को रखने का, कितना उसका कैपेसिटी है, कितना उसका औकात है, तो उसका औकात तो फिक्स रहता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी, जो कांस्टेंट था उसको डेरिवेटिव के बाहर कर दिए, डिफरेंशिएशन से बाहर कर दिया कॉन्स्टेंट्स को, तो यहाँ पर ई नॉट सी हो जाएगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएट कितना होता है बताइए माता जी, कॉस थीटा, गलत। तुम बताओ यहाँ पर इसका डायरेक्ट बताओ आंसर, कॉस थीटा सब ठीक है, इसका आंसर बताओ डायरेक्ट। गलत, तुम बताओ कहाँ पढ़ रही हो तुम, हैं? हाँ इसका डिफरेंशिएशन पूरा बताओ। ये थोड़ा ठीक बोल रही थी लेकिन गलत बता रही है, आंसर डेरिवेटिव ही गलत कर रही है। बताओ बताओ जल्दी। हाँ ठीक है, ये रिया जी सही बोल रही है। तो यहाँ साइन थीटा का कितना होगा, कॉस थीटा, इंटीग्रेशन थोड़ी हो रहा है कि माइनस कॉस होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इसका एक्स्ट्रा टर्म है ओमेगा, वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, चेन रूल लगा है यहाँ पर, साइन थीटा का कॉस थीटा और ओमेगा टी का कितना होगा, ओमेगा, ओमेगा टी का ओमेगा, चेन रूल लगा है। तो यहाँ पर अब कुछ बाहर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ओमेगा सी बाहर चल जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी। तो ये तुम्हारा आई का एक्सप्रेशन निकल रहा है। तो ये तुम्हारा आई, तो आई यहाँ से कितना आ रहा है, देखो ये सारा टर्म को हम क्या मान लेंगे, आई नॉट, और यहाँ हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ये सारा टर्म को आई नॉट एज्यूम किया, कैसे एज्यूम किया वो भी हम बताएंगे। थोड़ा सा इसका एक लाइन और कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसको आई नॉट एज्यूम करेंगे। हालांकि तुम डायरेक्ट भी आई नॉट ले सकती हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से तुम ये ई नॉट को ऐसे ही रहने दो, और ये जो ओमेगा सी है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो, अरे भाई फिर ये ओमेगा सी ऊपर जाएगा तो वही ना आ जाएगा, ठीक है। ये होल डिवाइड का साइन है, और यहाँ पर क्या है, कॉस ओमेगा टी, कोई दिक्कत। तो ये जो पूरा टर्म है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं आई नॉट। थोड़ा इसको और स्टाइल से लिखते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा और स्टाइल से लिखेगा हम लोग, 1/ओमेगा सी ऐसे लिख। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आई नॉट, ठीक है। कैसे आई नॉट बोलेंगे बताएंगे अभी हम। तो आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी आई करंट का एक्सप्रेशन हुआ। तो तुम एक काम करो, यहाँ तक लिखो, फिर इसके एक और लाइन करना है, तब वो फाइनल एक्सप्रेशन होगा। या इसको भी फाइनल मान सकती हो, लेकिन एक और लाइन करोगी तो थोड़ा इससे कंपेयर कर पाओगी, थोड़ा बढ़िया एक्सप्रेशन मिलेगा। ये देखो ना, ये साइन में है, ये कहाँ कॉस में आ गया। तो एक छोटा सा मैथ्स का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 10th क्लास वाला, तो उससे थोड़ा ये बढ़िया दिखेगा। और बाकी हम इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, आगे का टॉपिक यही है, यही वाला, ये भाई ये आई नॉट कैसे हो गया उस बारे में, ठीक है। लिखो इसको। तो ये करंट का एक्सप्रेशन आया है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तुम ये फॉर्मूला पढ़ी होगी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, और 90 डिग्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में, π/2। यानी कि आई नॉट कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये करंट का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये करंट का एक्सप्रेशन हुआ फाइनल, और उधर जो लेके आए थे यहाँ पर तुमको लिखना होगा सिंस कॉस का ये फॉर्मूला होता है, और ये करंट का हुआ। और ईएमएफ का जो हम लोग लेके आए थे उसको भी लिख देते हैं एक बार, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ का और ये करंट का। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कंक्लूजन लिखते हैं इसका, हैशटैग। तुम देखो इन दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस तो दिख रहा है ना। फेज डिफरेंस का मतलब इसका फेज और इसका फेज को माइनस करोगी, तो इसका फेज है ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी इससे घटा दिए, तो ये कटेगा तो कितना आएगा, π/2। मतलब दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है। हैशटैग द करंट इज, अच्छा करंट में π/2 ऐड हो रहा है, मतलब करंट इसमें लीड कर रहा है। और जो तुम पीछे पढ़ रही थी इंडक्टिव सर्किट, उसमें तो लैग कर रहा था ना, उसमें माइनस π/2 था, इसमें प्लस π/2। तो द करंट इज लीडिंग, द करंट लीड्स भी लिख सकती हो, द करंट लीड्स वोल्टेज
वोल्टेज मतलब ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। द करंट लीड्स वोल्टेज बाई कितना से लीड कर रहा है, π/2, या फिर इसी को तुम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकती हो, द वोल्टेज लैग्स करंट बाई π/2। मतलब या तो ये बोलो कि वोल्टेज पीछे है या तो ये बोलो करंट आगे है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। लिखो जल्दी से इसको, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ और ऐड करना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर ये जो I0 है इसको माने, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा वेयर हम लोग I0 सोचे हैं किसको, E0/1/ωc को, और इसी के बारे अभी हम डिस्कशन करेंगे। ये E0/1/ωc कैसे हुआ लिखना होगा, ये लिख लो, वेयर I0 इज दिस। तो कैसे हुआ वैसा, यही I0 के ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। और अभी ये जो तुमको यहाँ पर लिखे हैं थ्योरेटिकली कि करंट लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, इसको फेजर और वेव दोनों डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे कि फेजर डायग्राम में कैसा और वेव में कैसा। तुम फेजर और वेव देखी हो ना। तो करंट और वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो I0 था उसका फॉर्मूला हम लोग लिख रहे थे। अच्छा, I0 का मतलब क्या होता है, पहले ये डेरिवेशन लिखी हो ना, उसके बाद ही ये चीज़ लिखना है, ठीक है। I0 का मतलब क्या होता है, करंट एम्पलीट्यूड मतलब करंट कितना ऊपर है उसका एम्पलीट्यूड। आई का मतलब तो होता है एक्सप्रेशन करंट का, इंस्टेंटेनियस, और I0 का मतलब कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट जहाँ पर क्या हो जाए मैक्सिमम। ग्राफ के लिए अगर इसको हम लोग देखें तो कुछ ऐसा बनता है, और ये वाला जो होता है ये किसको बताता है, I0 को, ठीक है। तो ये करंट एम्पलीट्यूड और इसका एक्सप्रेशन पीछे हम लोग यहाँ पर जो लिखे थे, अभी क्या लिखे थे बताओ, E0/1/ωc। थोड़ा इसको और कायदे से लिखते हैं हम लोग, ये ऐसे था। तो अब इसको करंट कैसे, I0 कैसे मान लिए वो बताते हैं। देखो तुमको पता है कि तुम जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़ रही थी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, सबसे पहला सर्किट, ये तीसरा हुआ ना, तो उसमें तुम I0 बराबर क्या लिख रही थी बताओ, E0/R। मतलब यहाँ पर E0 और नीचे में रेजिस्टेंस, क्या ये ओम्स लॉ है, तो यहाँ पर ये ओमिक लॉ भी बोल सकती हो। तो ये जो तुमको दिख रहा है I0 = E0/R, तो ये रेजिस्टेंस है, तो ये नीचे वाला क्वांटिटी भी पक्का क्या होगा, रेजिस्टेंस ही होगा। तो इसीलिए तुम इसको आगे बढ़ा के E0 और इसको रेजिस्टेंस बोल रही हो, लेकिन कैपेसिटर में तो रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस जो एक्चुअल वाला रेजिस्टेंस, असली वाला रेजिस्टेंस R, वो तो है नहीं, इसीलिए ये रेजिस्टेंस के जैसा ही क्वांटिटी है। इसलिए इसको एक नया नाम हम लोग देंगे, एक नया क्वांटिटी से रिप्लेस करेंगे XC, और इसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को हटा के रिएक्टेंस, ऐसे करके हम लोग रिएक्टेंस लेके आएंगे। और ये XC को हम लोग क्या लिख रहे हैं, देयरफॉर XC = 1/ωc। ये थोड़ा अलग है, 1/ωc है। और इसका SI यूनिट क्या होगा, ओम। SI यूनिट क्या होगा इसका, ओम। जैसे रेजिस्टेंस का ओम होता है, ये भी एक रेजिस्टेंस ही है यहाँ से कंपेयर करके, ठीक है। तो ये हमको कैसे मिला, ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम ओमिक लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का रिलेशन से हमको ये मालूम चल रहा है कि ये रेजिस्टेंस का ही जैसा क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस ही है मतलब, ठीक है। अब हम लोग ये ओमेगा जान रही हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये C का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, C का मतलब है कैपेसिटेंस, ठीक। तो अब हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी हेडिंग हम लोग का वही है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको XC का नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो इसको कुछ अलग नाम देना है, रिएक्टेंस। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के लिए जो डिफाइंड था, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं सिंबल इसका XC। ये होता क्या है, देखो बता रहे क्या होता है। जब सुनो पूरा बात, जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, डायरेक्ट करंट नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो करता है कैपेसिटर के थ्रू, तो जो कैपेसिटर होता है उसका प्लेट्स जो अपोजिशन ऑफर करता है ऑल्टरनेटिंग करंट को, उसको बोलते हैं XC। फिर से एक बार, कैपेसिटर करंट को रोकता है यार नहीं, वो तो चार्ज को स्टोर करता है। लेकिन अभी हम लोग को, जब हम लोग AC सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसमें सिर्फ AC बोल रहे हैं, DC नहीं। DC में वैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि DC में XC होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है वो भी अभी फील करवाएंगे, ये XC का फील भी देंगे कि ये DC के लिए डिफाइंड क्यों नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब AC होगा। तो इसका कैपेसिटेंस क्या, C, और इसका रेजिस्टेंस कितना, XC। तो जब यहाँ से AC करंट फ्लो करेगा तो उसको जो कैपेसिटर अपोजिशन ऑफर करेगा, उस अपोजिशन को बोलते हैं XC। तो व्हाट इज XC, द अपोजिशन ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ सिर्फ AC करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट के पाथ में जो अपोजिशन हो, उसी को हम लोग बोल रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसको मेजर किसके करते हैं, SI यूनिट क्या है इसका, ओम।
SI यूनिट ओ में दो बार लिख दिए लो। और इसका फॉर्मूला है ये वाला। हाँ बोलो क्या? HC आप कैपेसिटर के लिए बोल रहे हैं? हाँ कैपेसिटर के लिए। तो किसके लिए बोलेंगे और किसके लिए बोले बोले तो बताओ, और किसके लिए बोलेंगे बताओ? 1/ωc। और ये ओमेगा को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को। तो ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2πf। पता है नहीं ये चीज़, बताए हैं बहुत बार। ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका f का मतलब क्या है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग चीज़ होता है, इसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं और ये वाले को रेडियन पर सेकंड में। और यहाँ पर ये c है तो c लिख दिए। तो देखो ये एक और फॉर्मूला xc का हो गया। अभी और फॉर्मूला भी हम लोग लिखेंगे xc का, नहीं और नहीं, बस इतना ही फॉर्मूला काफ़ी है। अब तुमको यहाँ से एक रिलेशन दिख रहा होगा छोटा सा, पहले इसको लिखो फिर रिलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं और थोड़ा और इसको डिफाइन करेंगे। अभी ग्राफ और ये सब बनाएंगे। अब इस फॉर्मूला का जो xc का दिया हुआ है, इसके हेल्प से हम लोग रिलेशन देखेंगे xc में और f में। तुमको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये जो xc है वो ओमेगा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और यही xc f के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो तुम ग्राफ किसी का भी बना सकती हो, तुम xc और ओमेगा को भी कंपेयर करके बना सकती हो, इससे भी कंपेयर करके बना सकती हो, एक ही रिलेशन मिलेगा। अच्छा एक छोटा सा बात उससे पहले, ये वाला फॉर्मूला के ऊपर हम लोग इसका फील लेंगे, ये वाला फॉर्मूला का। अभी हम लोग xc को फील करेंगे। देखो xc से फ़ायदा क्या होता है वो बताएंगे तुमको। देखो xc का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं 1/2πfc। ठीक, अभी तुमको हम बताए थे कि घर में जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी होता है, घर में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्स आता है। मतलब ये वाला फ्रीक्वेंसी, कि हम लोग का जो बल्ब में फ्रीक्वेंसी 50 आता है। तो मान लो कि इस फ्रीक्वेंसी का, अच्छा हम लोग का घर में करंट भी कौन सा होता है? AC करंट होता है ना। तो यानी कि यहाँ से ये xc कितना आ जाएगा? अभी 1 यहाँ पर 50 डालोगे तो 50 × 2 कितना होगा? 100। तो 100πc। और कैपेसिटेंस का वैल्यू ये सब डाल लोगी तो कुछ ना कुछ इसका मतलब वैल्यू आएगा। किस में आएगा? ओम में आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब तुम ऐसा ये तुम किसके लिए बात करोगे? ये जो पहला पॉइंट है ये किसके लिए है? ये पहला पॉइंट किसके लिए है? AC के लिए, ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी मान लो कि तुम्हारे पास डायरेक्ट करंट है DC। तो डायरेक्ट करंट जो होता है क्या वो ऑसिलेट करता है? डायरेक्ट करंट नहीं करता है, ऑसिलेशंस तो होता नहीं है उसमें, सीधा फ्लो करता है। तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0। कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है उसका क्योंकि ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है। जो ऑसिलेट करता है, जिसमें साइकिल्स बनता है, उसके पास फ्रीक्वेंसी होता है ना। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन के लिए डिफाइंड होता है। तो यहाँ से जब इसका xc निकालोगी तो f को कितना डालोगी? 0 डालोगी। 1/0 कितना होता है? इन्फानाइट। मतलब जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसका रेजिस्टेंस है? कैपेसिटर का। साफ साफ हम बोल रहे हैं, जैसे इंडक्टर का रेजिस्टेंस था ना XL, वैसे ही कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है XC। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है XC, बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? इन्फानाइट। लेकिन कब इन्फानाइट हुआ है? जब DC का बात कर रहे हैं। या इसका मतलब ये है यार, तुम्हारा स्टार्टिंग वाला बात दोबारा घूम के आ गया, जो हम स्टार्टिंग में वीडियो में स्टार्टिंग में क्लास में बताए थे। जो अभी जब जैसे यहाँ से करंट फ्लो करेगा, डायरेक्ट करंट, तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है उसका XC कितना हो जाएगा? इन्फानाइट। और अगर XC इन्फानाइट हो जाएगा तो करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। तो ये वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस, तो वो मान लो कि ये V वोल्टेज है। V भी मान सकते हो वोल्टेज को, ऐसा कुछ नहीं है। वोल्टेज को तुम V मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये V बाई इसको कितना डालोगी? इन्फिनिटी। तो आंसर कितना आएगा? मतलब कि करंट किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। ये DC करंट जो है, डायरेक्ट करंट, उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 0। मतलब यहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं करेगा। इसीलिए स्टार्टिंग में ये बताया जा रहा था कि जो डायरेक्ट करंट होता है उसको कैपेसिटर ब्लॉक करने का क्षमता रखता है, ब्लॉक करने का औकात रखता है। लेकिन ये तुमको, और ये चीज़ तुमको साफ साफ ये प्रूफ भी हो रहा है, ये प्रूफ भी हो रहा है, थ्योरेटिकली भी वो तुमको हम समझाएं कि कुछ देर तक जब तक वो चार्ज होता है तो करंट को फ्लो होने देता है, फिर जैसे ही वो फुल्ली चार्ज हो जाता है तो करंट को 0 कर देता है। मेरा एक छोटा सा यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या इसका ये XC इन्फानाइट होगा हमेशा? क्वेश्चन मेरा देखो समझो यार, हम लोग क्या ये DC कभी फ्लो नहीं करता है? फ्लो तो करता है DC, जब ना उसको चार्ज करता है। लेकिन जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है ना, फुल्ली चार्ज, तब हम लोग ये कहते हैं कि ये करंट 0 हो गया DC वाला। ये बात क्लियर रहना चाहिए। फुल्ली चार्ज पे ये 0 होता है। ऐसा मत सोचना कि हमेशा 0 हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। जब तक ये चार्ज होगा तब तक इसमें करंट फ्लो करेगा, जहां वो फुल्ली चार्ज होगा तब वो करंट 0 हो जाएगा। कैसे 0 होता है यहाँ पर छोटा सा हम तुमको समझा दिया। और क्यों ऐसा कह रहे हैं? अच्छा इसके केस में होगा कभी क्या? ऐसा नहीं होगा। इसके केस में जब तुम I निकालोगी तो I को क्या लिखोगी? E/XC। और क्या ये XC इन्फिनिटी होगा? नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा उसका। और देखो यार एक गजब चीज़ देखना है यहाँ पर, बड़ा गजब चीज़। जब तुम यहाँ पर XC को डालोगी तो ये 1/this डलाएगा ना, तो 1/this जब जलाएगा तो 1/this, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको और बढ़ा नहीं देगा। मतलब AC करंट को वो 100% सपोर्ट करता है। तो कौन सपोर्ट करता है 100%? कैपेसिटर। तो तुम लिखोगे यहाँ पर ईजी फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बहुत आसानी से फ्लो करता है। और यहां पर इसके लिए क्या लिखोगी? ब्लॉक्स डायरेक्ट करंट।
ऐसा कौन कर रहा है? ये कैपेसिटर कर रहा है, ठीक है। अब छोटा सा हम यहाँ पर इंडक्टर से भी कंपेयर करेंगे अभी इसको। हाँ, तो तुम लोग अभी लिखो मत, 1 मिनट रुको। हाँ, लिखो ही लो पहले, फिर बताते। फिर इधर छोटा सा ना देख ही लो एक बार, रुक जाओ, अभी लिखो मत, इसको छोटा सा इधर देख लो इंडक्टर के बारे। इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता है ये तुम लोग पूरा लिखोगी ना, उसके बाद ये लिख लेना। एक्सेल होता है ना, और एक्सेल को हम लोग ओमेगा एल बोलते हैं, ये वीडियो में बताना भूल गए थे। ये होता है ना ओमेगा एल, ठीक है। और इसको क्या लिखती हो आगे? 2 पाई एफ एल, ये लिखती हो। और जब हम लोग बात करेंगे ये डीसी का, नहीं डीसी का नहीं, जब हम लोग यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी को अगर इन्फानाइट कर देंगे, इन्फिनिटी, तो यहाँ से ये एक्सी कितना हो जाएगा? एक्सेल कितना हो जाएगा? कर सकते हैं इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी को। चलो एक काम करो ना, पहले कि तुम ये लिखो, फिर ये इन्फिनिटी वाला चीज़ डिस्कस करते हैं। इसमें भी हम इन्फिनिटी करके देखेंगे। अभी तक तो फ्रीक्वेंसी को इन्फिनिटी नहीं किए थे, कुछ एक वैल्यू ले रहे थे उसका। अभी इसको हम लोग इन्फिनिटी करके देखेंगे, तब क्या होता है देखेंगे वो, ठीक है। तो पहले एक काम करो कि पहले ये लिखो, फिर हम ये इन्फिनिटी वाला केस डिस्कस करते हैं। क्या बोल रही हो? हाँ हाँ हाँ, वो बात हम करते हैं अभी। लिखो उसको जल्दी पहले। तो अभी पहले एक्सी का ही बात कर लेते हैं, फिर एक्सेल बताते हैं। यहाँ पर देखो, अभी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट उसी के अंदर, एक्सी के ही अंदर। और इसमें अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को वेरी 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 हाई कर रहे हैं। वेरी वेरी हाई का मतलब क्या है? कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग इन्फिनिटी कर रहे हैं, यही मतलब होगा। इन्फिनिटी मतलब उसका वैल्यू बहुत बड़ा ले रहे हैं। तो यहाँ से जब तुम एक्सी निकालोगी तो क्या लिखोगी उसको बताओ? वह तुम ऐसे ही एग्जाम में करना, ठीक है, टाइम रहेगा तो वेरी वेरी लिखते रहना। 2 पाई एफ सी, तो यहाँ पर एफ को तुम कितना डालोगी? इन्फानाइट। तो इन्फानाइट जब डालोगी तो किसी भी इन्फिनिटी लिखोगी, इन्फिनिटी इंटू ये सारा टर्म्स कितना हो जाएगा? क्योंकि किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते तो इन्फिनिटी आता है। तो यानी कि जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटर का वो जीरो हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस जीरो होने का क्या मतलब है? सॉरी, रिएक्टेंस जीरो होने का मतलब क्या है? कि करंट यहाँ पर बहुत हैवी फ्लो करेगा। तो यहाँ पर तुम फिर ये एक्सी अगर जीरो हो गया तो आई इज इक्वल्स टू होगा ई नॉट बाई एक्स, यही होता है ना। करंट इज इक्वल्स टू ई एम एफ बाई रजिस्टेंस। तो ये तुम्हारा ई नॉट बाई जीरो होगा, तो यानी कि करंट आ जाएगा इन्फानाइट। मतलब बहुत हैवी करंट का फ्लो होने वाला है जब इसको हम लोग ऐसा करेंगे, तो बहुत हैवी करंट का फ्लो होगा। लेकिन अगर यही चीज़ हम लोग इंडक्टर के लिए देखते हैं, तो इंडक्टर का एक्सेल क्या होता है? ओमेगा एल। और इसको तुम ओमेगा को मतलब क्या लिखती हो? 2 पाई एफ एल। तो यहाँ पर ये एफ को अगर तुम इन्फिनिटी ले लो, यही वाला केस, यही केस हम मान के चल रहे हैं अभी कि एफ को बहुत बड़ा लेना है। तो अगर इसको तुम इन्फिनिटी ले लोगी, ठीक है, इन्फिनिटी ले लोगी तो अच्छा एक बात बताओ यार, एक बात, यहाँ कंक्लूजन क्या है इसका? तुम बोलोगे सर ये सब तो बता दिया, इसका कंक्लूजन क्या है? देखो 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 देखो, ये मेरे पास कैपेसिटर था और यहाँ पर क्या था? एसी सोर्स, करंट फ्लो कर रहा था बढ़िया। अब तुम ये बताओ कि जब ये एसी करंट फ्लो कर रहा है तो कैपेसिटर क्या कर रहा है? रोक रहा है उसको, रोक रहा है, वही ना एक्सी है। अरे रोक रहा है उसका फ्लो को, वही ना एक्सी है। तो यहां तो एक्सी है ही नहीं, क्या लिखा है देखो? जीरो हो गया है, मतलब एक्सी है ही नहीं। तो एक्सी है ही नहीं तो कैपेसिटर का यहां मौजूद होने का कोई मतलब है? जब एसी फ्लो करता है तो कैपेसिटर क्या करता है? उसको रोकने की कोशिश करता है, मतलब दिखाता है अपना प्रेजेंस को। कैसे वो दिखाता है? जैसे मान लो कि बाबू लड़की लोग जैसे मेकअप करके चलती है, तो कोई कोई लड़का लोग अट्रैक्ट हो जाता है मेकअप की वजह से, लेकिन उसको अब मान लो लड़की मेकअप ही करके नहीं चले तो अट्रैक्ट होगा? बताओ, नहीं होगा ना। ये बोल रही है, ये तुम लोग सोच रही तब भी हो जाएगा। देखो यहाँ पर, तो मान लो कि ये एक्सी जीरो हो जाए, मतलब मेकअप रहे ही नहीं, तो जब कोई लड़का ऐसे चलेगा तो कोई उसको असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वैसे ही तुम्हारा जो एसी करंट है जब वो बहेगा तो यहाँ पर जब वो है ही नहीं, जब रेजिस्टेंस जीरो है तो उसको लगेगा ही नहीं, सोचेगा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो वायर है। तो यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब तुम क्या लिखोगे यहाँ पर? कंक्लूजन इसका बुक में लिखा है ये चीज़ कि नाउ कब ना हो? जब ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए? इन्फिनिटी। नाउ दी कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ सिंपल वायर। मतलब कैपेसिटर वहाँ है फिर भी नहीं है ना, सिंपल वायर, एक सिंपल वायर के जैसा वो बिहेव करेगा। ठीक है, अभी हम लोग इसके केस में देखते हैं। एक्सेल अभी लिखना नहीं, अभी एक्सेल के केस में देखते हैं। इसको मान लो तुम केस नंबर 4, ठीक है, एक्सेल भी यहीं पे समझ लेते हैं। इसको जब इन्फिनिटी डालोगे फ्रीक्वेंसी को तो यहाँ से ये कितना आएगा? आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो और यहाँ से करंट कितना आएगा? ई नॉट बाई क्या लिखोगे यहाँ पर? एक्सेल। तो जब इसको इन्फिनिटी डालोगी तो ई नॉट बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? जीरो। भाई साहब उसमें उल्टा होता है,
इसमें उल्टा होता है। मतलब इसमें क्या लिखोगे कंक्लूजन कि ये हाई रेजिस्टेंस ऑफ करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। तो यहाँ पर इस केस में जैसे इसका कंक्लूजन है ये वाला, वैसे इसका कंक्लूजन क्या होगा कि इंडक्टर ब्लॉक्स करंट, मतलब इंडक्टर भी करंट को ब्लॉक्स ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब इंडक्टर भी एसी को ब्लॉक कर सकता है। लेकिन कब करेगा? जब एसी का फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। बोलेगा अरे एसी तुम पगला गया क्या, इतना हाई फ्रीक्वेंसी है, कैसे तुमको जाने देंगे, हम रुको यहीं पर। तो यानी कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ये इंडक्टर रोकने लगेगा उसको। समझ आया कि नहीं आया? और इसलिए एसी करंट को इतना रोक दिया कि उसको जीरो कर दिया, 0 एम्पियर हो गया एसी करंट। और यहाँ तो कैपेसिटर तो पूरा खतरनाक कर दे रहा है, बोला जितना जाना है जाओ, हम वायर बन जाते हैं। ठीक है, तुम जल जाओ मेरे ऊपर से। चलो लिखो ये जल्दी से। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका, जल्दी लिखो। अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसका। उससे पहले, ग्राफ से पहले एक और पॉइंट, कितना पॉइंट हो जाएगा? 5। एक छोटा सा चीज़ और उसी के बारे में ना, ऐसे ही करते करते बहुत सारा लिखवा देंगे हम। तो यहाँ से एक्सी का हम लोग एक और छोटा सा चीज़ देखेंगे एक्सी के बारे। तो तुमको आरएमएस करंट का फॉर्मूला पता है? आरएमएस करंट का फॉर्मूला कितना होता है बताओ? आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई √2 होता है। तो अगर हम तुमसे अगर हम लोग यहाँ से ये निकालेंगे, ये आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई एक्स। अच्छा, यहाँ पर हम ना बार बार ये लिख दे रहे थे, आई लिख दे रहे थे, कोई बात नहीं, समझ जाना। यहाँ पर आई लिख दे रहे थे ना, आई नॉट होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है, समझ जाओगी तुम, उससे कोई प्रॉब्लम, गलती नहीं है वो। क्योंकि आई और आई नॉट बराबर भी तो होता है ना एक टाइम पे, एक समय पे बराबर होता है ना। कब बराबर होता है? जब साइन ओमेगा टी वाला जो ओमेगा टी होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, समझ जाओगी वो। तो यहाँ से तुम अगर यहाँ पर क्या लिखोगी, एक्सी, ठीक है। उसके बाद ये एक्सी को क्या लिख सकती हो, ई नॉट बाई, या एक्सी को क्या लिखोगे बताओ, 1 बाई ओमेगा सी, यानी ओमेगा सी ई नॉट। कोई दिक्कत इसमें बताओ, कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ से तुम ये आई नॉट के प्लेस पे क्या लिख सकती हो, ओमेगा सी ई नॉट बाई √2 लिख सकती हो ना, कोई दिक्कत? अब तुम यहाँ पर ये ओमेगा सी को नीचे ले लो, तो ई नॉट बाई √2 हो जाएगा और ओमेगा सी नीचे आ जाएगा। कैसे नीचे आएगा ये, कैसे नीचे आएगा? ये कुछ इस टाइप का नीचे आएगा, मतलब हाँ यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा सी, ठीक है। तो ये 1 बाई ओमेगा सी को तुम क्या बोल सकती हो, एक्सी बोल सकती हो। मतलब यहाँ तुम देखो ये लिख सकती हो क्या, देख लो ठीक से, मतलब 1 बाई ओमेगा सी की जगह पे एक्सी। ये ओमेगा सी नीचे लेके, समझ में ही दिया? नहीं, देखो ये ओमेगा सी यहाँ था तो इसको हम यहाँ लिखे हैं। अभी तुम देखो, बता रहे हैं, अभी तुम देखो ये ओमेगा सी जो है, ये ओमेगा सी जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा वापस, मैथ्स के हिसाब से देख लो यहाँ पर, हुई तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होकर वापस वही मिल जाएगा ना, तो लिख सकते हैं वैसे, पक्का, ठीक है। अब ये देखो तुम 1 बाई ओमेगा सी का फॉर्मूला तुम अभी एक्सी पढ़ी होगी नहीं, तभी से तो वही पढ़ रही हो, 1 बाई ओमेगा सी बराबर एक्सी। एग्जाम में लिख क्या होगी, एक्सी बराबर ओमेगा सी, हमको पता है। तो यहाँ पर 1 बाई ओमेगा सी को एक्सी लिख देगी, और यहाँ पर ई नॉट है ऊपर में, तो ई नॉट बाई √2 का मतलब क्या होता है, ई आर एम एस नहीं होता है, होता है ना ई आर एम एस। और यहाँ पर नीचे में क्या है, एक्सी। तो तुमको देखो आई आर एम एस बराबर क्या मिल गया, ई आर एम एस बाई एक्सी। तो एक और ये फॉर्मूला तुमको आई एक्सी का मिल गया। तो यानी कि तुम बोल सकती हो देयरफॉर एक्सी बराबर ई आर एम एस बाई आई आर एम एस। और हम तुमको ये भी बोलेंगे कि तुम ये भी याद रखो कि आई आर एम एस कभी कभी बोलता है निकालने, आर एम एस करंट निकालने बोलेगा और एक्सी दिया रहेगा, तो तुम समझ जाना कि ई आर एम एस बराबर एक्सी होगा। तो तुम ज़्यादा कौन सा याद रखना प्रीफर करोगे, ये वाला, इसको याद रखो, ठीक है। इसका डेरिवेशन नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। तो तुम ये लिख लो और ये भी लिख लो, ये तो पता ही है यार तुमको, ये तो पहले से ही पता है, इसका यूज़ किया है यहाँ पर हम, ये तो पहले ही लेके आए थे। आई नॉट बराबर दिस, इसको क्या बोल रहे थे, करंट एम्पलीट्यूड, ये तो पहले ही ले आए थे जब पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में तब, ठीक है। अब ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो एक काम करो, ग्राफ देखो यहाँ पर तुम लोग, ठीक है। ग्राफ ऑफ एक्स सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ, एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ। यहाँ देखो एक्सी का फॉर्मूला क्या है, एक्सी इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई एफ सी है। तो यहाँ पर ये 2 पाई और सी कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहाँ पर तुमको ये जितना भी टर्म दिख रहा है 2 पाई और सी, ये सारा कांस्टेंट है, तो तुम एक्सी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बोल सकती हो। कोई कष्ट, रिया
इसमें, तो इसके बीच में ग्राफ प्लॉट होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताओ। तो यानी कि वैसे ही सिमिलरली तुम XC और C के लिए प्लॉट कर सकती हो ना सानिया, ये XC और C के लिए भी ग्राफ प्लॉट हो सकता है, जैसे XC और फ्रीक्वेंसी के लिए कर रहे हैं हम अभी, है ना। तो XC और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इन्वर्सली का बनेगा, वैसे ही XC और कैपेसिटर का भी एक ग्राफ बन जाएगा जो कि इन्वर्सली का बनेगा। क्या भिखारी, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, कैसे ग्राफ बना दोगी उसका, पागल आदमी। सुन रही है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इधर ग्राफ जो जाएगा वो इन्वर्सली का जाएगा। तुम एक काम करो, इधर XC ले लो और इस तरफ फ्रीक्वेंसी ले लो। तो ये XC को देखो, XC इन्वर्सली जा रहा है उसके साथ, कैसे जा रहा है समझाते हैं थोड़ा, 2 मिनट हम। देखो यहाँ पर जब तुम XC को बहुत ज़्यादा रखी हो, XC को बहुत ज़्यादा नहीं, एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी को तुमको रखना है, तो फ्रीक्वेंसी को तुम मान लो कम रखी हो, फ्रीक्वेंसी कम है अभी, तो तुम देखो XC ज़्यादा है। अरे यार यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी इस तरफ बढ़ता है ना, ये वाला एक्सिस में, फ्रीक्वेंसी को इस एक्सिस में लिए, तो फ्रीक्वेंसी अभी छोटा है, लेकिन इस छोटा फ्रीक्वेंसी पे XC देख रही हो कितना ज़्यादा है। तुम फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाओगी, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाओगी, तो तुम देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी मान लो 5, फ्रीक्वेंसी इस तरफ बढ़ रहा है ना, तो यहाँ तुम बढ़ा दी फ्रीक्वेंसी को, तो XC कितना हो गया देख रही हो, छोटा नहीं हो गया XC, ये देखो XC यहाँ आ गया। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी यहाँ से, तो देख रही हो XC कितना ज़्यादा था। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में, तुमको आया। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से XC का वैल्यू कम होता है। देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ वाला ले लो, तो यहाँ वाला में तो खैर नहीं दिख रहा है ग्राफ, यहीं से तुम देखो ना, ये वाला देखो कितना हाई है फ्रीक्वेंसी, तुम इसको और बढ़ाओगी फ्रीक्वेंसी को, देखो कम हो जाएगा XC देखो ये वाला हुआ ना, कम हो गया। फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओ तो और कम हो गया XC, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओ तो और कम रहेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्लियर है मेरी बात की नहीं? ठीक है, नहीं जीरो कैसे हो कर दोगी, पागल हो, जीरो करोगी तब तो फिर नेचर ही बदल जाएगा यार। फ्रीक्वेंसी को जीरो करोगे तो समझाया तुमको, पीछे बताया अभी हम, फ्रीक्वेंसी जीरो करोगे तो क्या होता है, तो पीछे बताया क्या तुमको? हाँ, तो ग्राफ में वैसे नहीं करते। नहीं, ग्राफ फिर उसका अलग बनाना पड़ेगा, उसका अलग ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग जो ग्राफ बना रहे थे उसमें इस तरफ ले रहे हैं XC और इस तरफ ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ। उसका भी बनाते हैं ग्राफ कि जब f को हम लोग इन्फिनिटी ले लें तो XC पे क्या असर पड़ेगा, वो भी ग्राफ बनाते हैं। तो XC बराबर क्या होता है, 1/2 पाई FC। तो जब तुम इसको ज़ीरो ले लोगी या इन्फिनिटी ले लोगी जब इसको, तो इन्फिनिटी लेने पे ये ज़ीरो हो जाएगा। तो जब इसको इन्फिनिटी ले लोगे तो ये यहाँ टच कर जाएगा, तो कहीं यहाँ पर जाके ये टच कर जाएगा। तो उस चीज़ को हम लोग नहीं बनाते हैं ग्राफिकली, उसको सिर्फ समझने के लिए वो ठीक है ना। ग्राफ में उसको मत दिखाओ, ग्राफ में ऐसे ही दिखा दो उसको कि एक समय के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया इसका इन्वर्सली का। तो यानी कि तुम यहाँ पर कहोगी कि XC को बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी क्या होता है, घट जाता है, जो कि गलत है, ये तो गलत है। तुमको यहाँ पर क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से XC कम हो जाता है। फ्रीक्वेंसी इज चेंजेबल नॉट XC। कैपेसिटर को ही छेड़छाड़ कर दोगी, फ्रीक्वेंसी चेंज करोगी ना AC सोर्स का, ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी तुम्हारे हाथ में, कैपेसिटर थोड़ी तुम्हारे हाथ में है, पागल आदमी। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी को जब तुम कम करोगी तो XC क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो तुम कैसा AC सोर्स रखना चाहोगी, हाई फ्रीक्वेंसी वाला या लो फ्रीक्वेंसी वाला? ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उसके पास फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है। तो कैसा AC सोर्स लेना पसंद करोगी, हाई फ्रीक्वेंसी का क्या लो फ्रीक्वेंसी का? लो फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी में हाई रेजिस्टेंस होगा, है ना। लो फ्रीक्वेंसी का लोगी, पागल, हाई फ्रीक्वेंसी का लोगी। हाई फ्रीक्वेंसी लोगी तो वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कम रेजिस्टेंस तो बढ़िया फ्लो करेगा ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हाई ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रख पाएँ। ठीक है, जैसे 50 हर्ट्ज़ रखे हैं ना हम लोग फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ बहुत ज़्यादा है, कम थोड़ी है। चलो लिखो इसको जल्दी से, मतलब ये बनाओ ग्राफ, और ये चीज़ जरूर लिखना, बकलोल जैसा उल्टा सीधा मत कर देना कि इसको करने से वो होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हम साफ साफ लिख रहे हैं यहाँ पर, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी XC डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा अच्छा चीज़ है, अंग्रेजी में बहुत काम आ जाता है, वाइस वर्सा। बस आते हैं हम लोग, ये सबसे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर XC का हम लोग ग्राफ बना लिए, और अब हम लोग ये इसमें एक और छोटा सा चीज़ है इसी से रिलेटेड, फेज़र डायग्राम और वेव डायग्राम। ठीक है, तो अभी लिखना है फेज़र डायग्राम, फेज़र डायग्राम, और साथ ही साथ वेव डायग्राम। और फेज़र डायग्राम और वेव डायग्राम हम लोग दोनों किसके हेल्प से बनाते हैं, जो मेरा जो इक्वेशन आता है, जो 2 इक्वेशन आया है उन्हीं के हेल्प से फेज़र और वेव बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो मेरा इक्वेशन आया वो आया I = I0 sin ω/t + π/2, ये आया है। और EMF का एक्सप्रेशन क्या आया है, E = E0 sin ω/t, ये 2 एक्सप्रेशन आया है। इन्हीं 2 इक्वेशंस को लेकर के हम ग्राफ बनाएंगे फेज़र और वेव।
थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग बनाएंगे इसका फेजर। फेजर फेजर ये फेजर है, ठीक है। इसमें इस तरफ हम लोग पहले देखो यार, ये बताओ कि तुमको बताए थे हम फेजर क्यों बनाते हैं। जैसे मान लो बाबू लड़का और लड़की दोनों साथ में था, दोनों का बहुत बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा था, हाँ बोल रही है वो, देखो तो दोनों का बहुत बढ़िया रिलेशन चल रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो लड़की थी बाबू एक दिन बिना मेकअप का आ गई मिलने के लिए, तो लड़का का मूड खराब हो गया, तो वो फिर छोड़ दिया उसको। तो ये बताओ कि कौन किसको छोड़ा। अगर तुम ऐसे देखोगे तो मालूम ही नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा तुमको कि जो लड़की थी वो इधर हट गई है, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ बाबू, लड़का इधर हट गया। तो उससे लोग कोई लड़की से पूछे कि अरे वो क्या हुआ तुम्हारे साथ आज नहीं है, तो वो बोल रही कि अरे हम ही छोड़ दिए उसको, भगा दिए भिखारी को, ठीक है। वो लड़का जो है वो बोल रहा है कि नहीं नहीं हम छोड़ के आए हैं यार, तो कन्फ्यूजन बन जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं फेजर डायग्राम। तो फेजर इंपॉर्टेंट है कि नहीं बताओ भाई, है कि नहीं बताओ। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन आगे हुआ है, इसमें तो दिख रहा है प्लस π/2, लेकिन मान लो कि कोई बोल दे कि करंट और EMF, और फिर समझ नहीं आए कि कौन किसको छोड़ा है। अगर ऐसे लिख दें हम बाबू, देखो ये अगर हम ऐसे लिख दें ω/t + π/2 ऐसे लिख दें, और I को लिख दें I0 sin ω/t, और ये दोनों तुम्हारे सामने रख दे, पगला जाओगी, पता ही नहीं चलेगा कौन किसको छोड़ा है। देखो यहाँ पर ये EMF को आगे कर दिए और करंट को क्या कर दिए, हाँ EMF लीड कर रहा है, लेकिन फिर भी जो एक्चुअल मीनिंग है कि आगे कौन जा रहा है पीछे कौन जा रहा है उसका फील तो फेजर से ही आएगा, ठीक है। कौन पहले निकला आगे, कौन पहले निकला आगे, वो चीज़ तो फेजर से ही आएगा समझ में। तुम जब जो डेरिवेशन कर रही हो तो क्या ये लेके आ रही हो डेरिवेशन से, नहीं नहीं, लेकिन तुम लिख तो ऐसा भी सकती हो। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है यार, कौन आगे निकला है तुम बताओ, करंट। हाँ इससे भी वही निकल रहा है कि करंट ही आगे निकला है, लेकिन गया कौन, अप्रोच कौन किया, तो करंट अप्रोच किया ना जाने का, तो उस चीज़ को फेजर से ही समझाएंगे ना कि करंट पहले अप्रोच किया जाने का। देखो इस ग्राफ से भी, इससे अगर ग्राफ बनाते हैं हम तो भी वही दिखेगा कि करंट आगे है और EMF क्या है पीछे है। करंट आगे EMF पीछे, क्या इससे वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तुम भगलोल लोग यहाँ ध्यान दे नहीं दे रही हो, तुम लोग यहाँ पर माइनस होगा ना, माइनस होगा, -π/2 होगा, तुम लोग ध्यान नहीं दे रही हो उस चीज़ में। तो इसमें -π/2 हो रहा है, लग रहा है कि बेचारा ये तो कुछ किया ही नहीं करंट, लेकिन असल में बात क्या है, करंट ही निकल गया ना आगे। देखो तुम जो डेरिवेशन की उसमें तो प्लस π, तो करंट ही आगे गया है, तो उस बात को तो ग्राफ ही बता सकता है ना। तो इसलिए हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। और वेव डायग्राम क्या होता है, कुछ अलग होता है, नहीं वेव डायग्राम भी वही चीज़ होता है, वेव डायग्राम भी वही चीज़ होता है, लेकिन वेव डायग्राम क्यों बनाते हैं तब, वेव डायग्राम बनाने का कुछ अलग मकसद है, कोई अलग मकसद नहीं, सेम है दोनों चीज़। तुम चाहे ये बनाओ तुम चाहे ये बनाओ, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा एक चीज़ और कन्फ्यूजन होता है, क्या हम बता रहे, देखो तुमको ये समझ नहीं आता है, अगर तुम ये इक्वेशन को देखोगी तो इन दोनों में से कौन बड़ा है वो भी नहीं दिखता है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। और तुमको हम स्टार्टिंग से बताए हैं कि जो E0 होता है वो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। लेकिन ये सब चीज़ कौन बोलते रहेगा थ्योरेटिकली, ग्राफ में दिखाओ उसको, सब चीज़ एक बार में दिखेगा। ये फायदा है फेजर का। तो क्या बिना फेजर का नहीं पढ़ सकते हैं इसको, अरे बिल्कुल पढ़ सकते हैं भाई, बिना फेजर का नहीं पढ़ सकते हैं क्या, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसमें तो देख भाई अभी जो लिखा हुआ है और अभी जो हम मिटाए दिए लिख करके, दोनों तो सेम ही बता रहा था ना कि करंट आगे है EMF पीछे है, कुछ नया बात मतलब मालूम चलेगा नहीं, बात तो वही रहेगा। तो फेजर बनाओ ना बनाओ, AC को तुम तब भी पढ़ सकती हो, लेकिन फेजर पढ़ने से ज़्यादा अच्छा समझ सकती हो, है कि नहीं बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं उसको। तो इस तरफ जो अभी हम बना रहे हैं ये किसका है, EMF का। ये क्या है, EMF का एम्पलीट्यूड, ठीक है। इस तरफ EMF का ये EMF का एम्पलीट्यूड हो गया, और ये इस तरफ उसका एम्पलीट्यूड का प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब कि ये EMF को दर्शा रहा है। ये इस लेंथ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, E0, और ये EMF के लिए है, ये EMF के लिए है, उसको लिए E लिख रहे हैं, क्लियर है, ठीक। अब तुम देखो कि ये कितना ऊपर है इस एक्सिस से, ω/t, इसको थीटा बोलते हैं ना मैथ्स में, उसी को ω/t हम लोग फिजिक्स में लिखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। अब तुम देखो यहाँ पर ये जो करंट है वो भी साथ में ही होता है, यहाँ पर होता था याद करो, यहीं पर होता था ना साथ साथ, जब हम दोनों साथ साथ हैं, फिर बाबू ब्रेकअप हो जाता है, और ब्रेकअप होकर आगे कौन निकल रहा है, करंट निकल रहा है। तो उसी चीज़ को हम कितना आगे निकल रहा है, +π/2, मतलब ω/t, और यहाँ पर +π/2, यहाँ से हम लोग π/2 इसमें जोड़ देंगे, जो कि गलत है बाबू, ω/t में से +π/2 जोड़ेंगे, उतना दिन से बता रहे हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा कहीं करंट आ जाएगा, और ये कितना एंगल आगे गया है, π/2, दिख रहा है साफ साफ। तो यहाँ नहीं कि ये जो तुम्हारा एंगल है, ये वाला जो आगे निकला है, ये तुम्हारा है π/2। तो चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये तुम्हारा फेजर है, कितना आसान है भाई, कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पर आओ वेव डायग्राम देखो, अभी लिखो मत यार, यहाँ वेव डायग्राम देखो, वेव डायग्राम वेव डायग्राम वेव डायग्राम वेव डायग्राम। यहां पर पहले हम लोग कुछ ये, अच्छा ये किसका ग्राफ हम लोग यहां पर बनाते हैं, पहले देखो यार, यहां तुमको साइन दिख रहा है और यहां भी क्या दिख रहा है, मतलब दोनों में ही साइन कर्व है। तो हम इतना कष्ट नहीं झेलते हुए थोड़ा इसको आसान करते, क्या ये लिखेंगे तो हम सही रहेगा,
तुम बताना क्या ये हम लिखे तो सही रहेगा? अरे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है ना, तो यानी कि इसका कॉस का कर्व बनेगा और इसका साइन का, तो साइन कर्व जो होता है पहले इसका बना लेते हैं। अच्छा, इसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा उसको ज़्यादा दिखाना है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, ये जीरो क्या बोल रही हो, ताकि तुम क्लियर समझ पाओ कि कॉस का ही यहाँ पर ग्राफ बनाना है, कॉस का ग्राफ बनाना है वो सब। तुम बाकी इससे भी समझा देंगे, इससे भी समझा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कितना होता है, यहाँ पर ये होता है, यह पाई/2 होता है ना, और ये कितना होता है पाई। चलो पहले ग्राफ ही बना लेते हैं ये, उसके बाद वो सब मार्क करेंगे। देखो गड़बड़ा गया था अभी, ठीक है। पहले ग्राफ बनाना ज़्यादा जरूरी, उसके बाद वो मार्क करना। यहाँ पर कितना होगा पाई/2, क्योंकि तुमको पता है कि साइन 91 होता है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई, फिर यहाँ पर कितना होगा 3π/2। अरे तुम लोग को तो आता है यार। और यहाँ पर कितना होगा 2π। वाह, तुम लोग तो बायोलॉजी दिमाग फिर भी आ रहा है, तो ये ठीक है यहाँ तक। अच्छा आगे देखो, यहाँ पर लिखा है E0 sin ωt, ठीक है। अच्छा इसका ये जो ये वाला चीज़ है वो E0 को दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें है ωt प्लस π/2। तो तुम देखो यार, यहाँ पर इस टाइम पे जब जीरो यहाँ डालोगी, टाइम यहाँ पर जब जीरो डालोगी तो साइन 0 0 होगा, लेकिन जब यहां पर तुम टाइम 0 डालोगी तो साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 कितना होता है 1, मतलब जहां पर ये 0 होगा वहां पर ये कितना होगा मैक्सिमम होगा। मतलब यार इसका ग्राफ जहां पर 0 है वो यहां ऊपर से शुरू होगा, यही चीज बस दिखाना है, ऊपर से शुरू होगा। और तुम चाहे इससे समझ लो, कॉस का ग्राफ जो होता है वो यहां शुरू होता है, क्योंकि साइन 0 0 बट कॉस 0 1, तो इसलिए कॉस का ग्राफ यहां से, साइन का ग्राफ यहां से। या तुम यार सिंपल समझो, देखो तुम एक सिंपल ωt प्लस π/2, ωt प्लस π/2 मतलब ऊपर थोड़ा सा बनाना है, ठीक है। जैसे उसमें समझाते हैं ωt माइनस π/2, नीचे शुरू किए थे और यहां ऊपर से। अच्छा एक और चीज बताना है कि जहां पर ये 0 वहां पर ये मैक्सिमम, जहां पर ये 0 वहां पर ये मैक्सिमम, और जहां पर ये मैक्सिमम वहां पर ये 0। मतलब देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, देखना तुम ध्यान से। ये किसका ग्राफ बना रहे हैं हम, आई का। देखो यहां पर ये मिनिमम हो गया, फिर यहां पर ये EMF का हो गया है, ये किसका है रे, इसका ई का है, ये अभी आई का बना रहे हैं। तो आई यहां पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलोगे कैसे सर, साइन 90 तो 1 होता है सर, यहाँ भी तो साइन है सर भिखारी। यहाँ पर जब तू डालेगी π/2 तो π/2 प्लस π/2 कितना होगा π/2 जब डालोगी यहाँ पर इसके जगह पे, तो ये किसके लिए होता है पता है ना। तो यहाँ से ωt का वैल्यू देखते हैं, तो जब यहाँ π/2 प्लस π/2 कितना होगा पाई, साइन पाई कितना होता है, तो यानी कि यहाँ 0 आएगा, तो इसलिए देख 0 है। फिर आगे बढ़, यहाँ पर देखो ये पाई पे ये क्या हो गया है साइन पाई 0, लेकिन ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा मैक्सिमम, तो यानी कि कुछ ऐसा जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमम होगा। फिर ये वाला यहाँ मैक्सिमम हुआ तो ये भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा मिनिमम होगा ना, होगा कि नहीं होगा। फिर ये यहाँ पर क्या हो गया है मिनिमम, तो इसको यहाँ पर क्या कर देना है मैक्सिमम एंड सो ऑन। समझ में आ गया, ग्राफ एकदम क्लियर है, ठीक है। अच्छा तो ये वाला ग्राफ किसके लिए है, आई के लिए। ये किसका एम्पलीट्यूड है, ये किसका एम्पलीट्यूड है E0, और ये कौन सा एम्पलीट्यूड है I0। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तुम ऐसे भी समझ लो बालक, देखो ये वाला किसका है I0, और ये बड़ा वाला किसका है, देखो ये बड़ा वाला दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है कि नहीं बताओ, ये किसका है E0। चल बना ले इसको जल्दी से भाई, ये ग्राफ हुआ साफ साफ। तुम ये नहीं भी बनाओगी ये वाला चीज़ तो चलेगा, बाकी ग्राफ साफ साफ बना लो। देखो इसमें बोल रहा है कि एक कॉइल है इंडक्टर का, मतलब सॉरी हाँ भाई इंडक्टर का कॉइल है, और उसका इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है 1 हेनरी, एल कितना दिया है 1H, और बोला है कि एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट हैव अ रिएक्टेंस ऑफ इतना। तो कितना फ्रीक्वेंसी पे, मतलब फ्रीक्वेंसी पूछा है ना यार कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी लिखा है तो फ्रीक्वेंसी बताना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, ठीक है। और इसका रिएक्टेंस कितना दिया है, रिएक्टेंस यानी कि XC 3142 ओम, और तुमको बोला है कि फ्रीक्वेंसी पूछा है, कुछ नहीं करना है यार इसमें। तो क्या करना है बताओ तो, XC बराबर 1/2π FC, खत्म। XC कितना डालोगी 3 1 हैं, एक्सेल होगा, सूखा ना सकी हो का बाबू, सूखा ना सकी हो का है, अरे हाँ तो सही बोल रही है, एक्सेल होगा ना। तो यहाँ से एक्सेल लगता है हम ही सूखा नशा कर लिए, ये एक्सेल होगा कितना है 3142, और एल दिया हुआ है ना। तो तुम यहाँ से एक्सेल बराबर क्या लिखोगी 2πfc, सॉरी 2πf, और यहाँ लिखोगी एल, लिखोगी ना, ओमेगा एल होता है,
तो ओमेगा 2 पाई एफ और यहाँ एल डालोगी, ठीक है। तो एफ निकालोगी तो क्या लिखोगी उसको? कितना लिखोगी बताओ? इसको लिखोगी एक्सएल बाई 2 पाई एल लिखोगी ना। तो एक्सएल कितना डालोगी? 3142 और ये कितना डालोगी? पाई 3.14 और एल 1। तो एल डालने का कोई मतलब ही नहीं है यार। तो ये फ्रीक्वेंसी आएगा किस में आएगा? हर्ट्ज़ में। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, सॉल्व कर लेना। तो ये हर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी आ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है? ये फर्स्ट पार्ट हुआ ना। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है कि व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटेंस पूछा है ना, हैविंग सेम रिएक्टेंस। अच्छा, मतलब तुम्हारा जो XC है उसको भी कितना बोल रहा है? 3142 ओम। ये भी सेम ही है, 3142 ओम। XC भी उतना ही बोला है और तुमसे पूछा है कैपेसिटेंस। तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है ना XC का, 1/2 पाई FC। अरे यार, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना डालोगी बताओ तो जरा? वही सेम फ्रीक्वेंसी बोला है ना, तो हाँ, सेम रिएक्टेंस एट दैट फ्रीक्वेंसी, मतलब वही फ्रीक्वेंसी जो उसका दिया हुआ है। यानी फ्रीक्वेंसी भी कितना लेना है? जो तुम निकालोगी यहाँ से सॉल्व करके, यहाँ से जो निकालोगी सॉल्व करके वही फ्रीक्वेंसी लेना है। चलो हम लोग यहाँ पर डालते हैं उसी को। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/2 पाई को डालोगी 3.14 है ना, और फ्रीक्वेंसी डालोगी तुम ये वाला, यानी कि 3142 अपॉन 2 इंटू 3.14। देखो कट जाएगा, सॉल्व मत करो, कट जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी डाली इतना तो ये कट जाएगा ना डायरेक्ट, ठीक है। कैपेसिटेंस पूछा गया है तुमसे तो उसको सी रहने दो। और XC कितना बोला गया है? 3142। तो यहाँ से देखो कुछ कट रहा है, देखो ये पूरा कट रहा है कि नहीं बताओ? और यहाँ से हो जाएगा 1/3142 इंटू सी, होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से C निकालोगी तो क्या लिखोगी इसको? 1/3142 इंटू 3142, ठीक है। तो जो आएगा सॉल्व करके, और किस में आएगा यूनिट इसका? फराड, क्योंकि कैपेसिटेंस फराड में मेजर होता है। कुछ याद आया? फराड चैप्टर 2 में पढ़ी थी है ना, ठीक है। बोलो क्या कहीं पर गलती हुआ क्या? टाइम होगा 1/2 लिखेंगे। कौन मल्टीप्लाई होगा? अरे बालक, इसको यहाँ भेजें तो ये C को यहाँ भेजे तो ये नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिखो, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही चीज़ है। तो ये फराड में आया और ये फ्रीक्वेंसी निकल गया। और तो कुछ नहीं पूछा है, नहीं कैपेसिटी पूछा था, यही हुआ, ठीक है। तो आंसर एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं इसका। तो इसका आंसर दिया हुआ है ऐसे, आंसर तो बहुत लंबा चौड़ा दिया है। फ्रीक्वेंसी 500 आया है इसका। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो फ्रीक्वेंसी 500 आएगा। फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करोगे तो 500 फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है। ये वाला देखो ना 500 आएगा कि नहीं, डेटा तो वैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर हम लोग। तुमको हम, हाँ, यहाँ पर देखो एक छोटा सा चीज़ करोगी तो तुरंत आ जाएगा वो। देखो यहाँ से ये 3142 है ना, और ये 2 है इंटू 3.14 है ना। तो तुम ये मैथ्स में पढ़ी होगी कि इसके बाद 2 आता है बाबू, 3.14 फिर 2 आता है। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगी तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100। तो ये 3.4 ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 50 हर्ट्ज़, 500 हर्ट्ज़, 50 नहीं सॉरी 500 हर्ट्ज़ आएगा। तो फ्रीक्वेंसी आ गया ये। यहाँ भी वैसे ही डालोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ तक छोड़ो, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना है इसलिए जल्दी जल्दी कर। देखो कैसे बनाना है। बोला है कि एक वोल्टेज का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। कोई कोई भिखारी लोग, सर आप तो ई लेके पढ़ाते हैं, बुक में तो वी लेके दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, ई रहे वी रहे, सबका मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और किससे कनेक्ट किया है उसको? कैपेसिटर से। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? 1 माइक्रोफैराड। ये क्या लिखा हुआ है जी? ये क्या है? व्हाट इज दिस? तुमको इसके बारे में पढ़ाए भी थे कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो एमीटर से मेजर नहीं होता है, क्योंकि एमीटर डीसी को मेजर करने के लिए बनाया जाता है। इसलिए हम लोग अल्टरनेटिंग एमीटर बनाते हैं, एसी एमीटर भी बनाते हैं हॉट वायर का यूज़ करके। तो यानी कि अच्छा, एसी वोल्टमीटर भी होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास एक कैपेसिटर, यहाँ देखो अब लिखो मत, और ये एमीटर, और इसको ऐसे करके किससे कनेक्ट किए हैं? एसी सोर्स से। और यहाँ से क्या फ्लो करेगा? अल्टरनेटिंग करंट, और उसको हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटेंस, अच्छा ये तो तुमको पूछा क्या है? व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर? रीडिंग ऑफ एमीटर मतलब तुमसे क्या पूछा गया है? करंट। यानी कि जो करंट का एक्सप्रेशन पढ़ी हो, क्या पढ़ी हो? I0 sin ω t प्लस π/2। तो यानी कि तुमसे करंट पूछा है, करंट निकल जाएगा इजीली। कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर ये I0 डालोगी और ये साइन तो साइन रहेगा। अच्छा, उसके बाद देखो तुम बाबू ये ओमेगा, तो ये ओमेगा ये दिया है ना 100, और यहाँ पर टाइम कितना है? t प्लस π/2। तो ये करंट आ गया, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुम्हारा करंट का एक्सप्रेशन हुआ। अरे लेकिन तुमको देखो बकलोल, तुमसे ये आई नॉट पूछा था ना, आई नॉट पूछा है ना, ठीक है, आई का एक्सप्रेशन थोड़ी पूछा है, आई नॉट पूछा है। तो आई नॉट कैसे निकालोगी बताओ? ई नॉट बाई एक्स सी, ई नॉट बाई एक्स सी करोगी तो आई नॉट निकल जाएगा। तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा, यहाँ जो निकाल रहे वो आंसर होगा। तो ई नॉट कितना लिखोगी? 200√2 अपॉन एक्स सी कैसे निकालोगे बाबू बताओ? एक्स सी निकालने के लिए 1/ω/c, तो ओमेगा कितना डालोगी? 2 पाई, अच्छा ओमेगा दिया हुआ है क्या? हाँ ये तो रहा ओमेगा, तो ओमेगा को डायरेक्ट तुम डालोगी 100, और ये कैपेसिटेंस कितना डालोगी? 1 माइक्रोफराड। तो कैपेसिटेंस दिया है 1 माइक्रोफराड, और 1 × 10⁻⁻6 फराड, ये होगा। यानी कैपेसिटेंस डालोगी 10⁻⁻6, तो कितना आएगा? 1/10, और ये कितना होगा? 10⁻6 में से 2 गया, -4 होगा, होगा कि नहीं बताओ? ठीक है, तो ये ऊपर गया तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, तो 1 2 3 और एक और 4, तो ये ओम आया। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी कि तुम इसको डालोगी 1 2 3 4, तो ये 2 0 2 0 कटेगा, तो 2√2 बाई कितना हो गया? 10 होगा, ओ सॉरी 100, तो कितना आएगा? √2/50, ये आंसर होगा इन एम्पियर। कोई डाउट इसमें बताओ, है ना? और ये आंसर गलत है ये आंसर गलत है, ठीक है, बुड़बक बकलोल आदमी। ये जो एमीटर होता है ये ना आई को मेज़र करता है ना आई नॉट को मेज़र करता है, भिखारी, ये आरएमएस को मेज़र करता है, आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट को मेज़र करता है, ठीक है। तुम ये बताओ ये आई का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट, और ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो तो हर इंस्टेंट पे अपना वैल्यू को बदलते रहता है। 5 कैसे बदलता है? कैसे बदलता है? देखो ऐसे बदलता है। एमीटर तो अगर उसको मेजर करने लगा ना बाबू तो पगला जाएगा, कुछ मेजरमेंट ही नहीं आएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट तो ऐसे होता है ना, तो ऑल्टरनेटिंग कभी कभी 5 2 5 5, उसके बाद 8 9 10 100, फिर 5 2 8, पगला जाएगा, वो तो पगला जाएगा। ये तो पूरा एमीटर कुछ बता भी नहीं करेगा मेजरमेंट। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे कि ये साइकिल जो कंप्लीट कर रहा है उसमें कितना करंट है वो ये मेजर करता है। आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर करंट। क्या नहीं, कैसे आई नोट मेजर कर देगा? आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज ये सब में, जैसे तुम वोल्टमीटर लोगी तो उससे आरएमएस वोल्टेज मेजर होगा। तो जब भी पूछे करंट का रीडिंग एमीटर और ये सब डिवाइस के थ्रू, तो हमेशा वो किसका बात कर रहा है? आरएमएस करंट का। जब पूछ दे व्हाट विल बी द करंट, तब वो इंस्टेंटेनियस करंट का बात कर रहा है। और पूछे व्हाट विल बी द पीक करंट, तब तुम ये निकालोगे। पीक करंट लिखा है भिखारी, इंस्टेंटेनियस लिखा है, नहीं लिखा है। इंस्टेंटेनियस लिखता तब ना तुम ये आई निकालती। उस समय बोले देखो ये हाँ यही होगा। फिर ये पीक करंट जो है, पीक करंट लिखता था ना, पीक करंट। और तुम लोग को ये हम करवाए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार बता रहे हैं। सवाल में लिखा रहता था पीक करंट, साफ साफ लिखा रहता था, तब पीक करंट निकालते थे आई नॉट। ठीक है, तो आरएमएस निकालना है। तो आरएमएस कैसे निकालोगी बताओ? बताओ सानिया, आरएमएस कैसे निकालोगे? आई आरएमएस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई √2। तो यानी कि तुम इसको करोगी आई आरएमएस। चलो हम लोग यहां पर करते हैं। तो ये तुम निकाल ली हो आई नॉट, ये तुम आई नॉट निकाल चुकी हो। आई नॉट तुम्हारा आया है 2√2/100, यानी कि √2/50। ये तुम्हारा किस में आया? एम्पियर में बाबू। ठीक है, अब तुमको निकालना है आई नॉट, सॉरी आई आरएमएस। तो आई आरएमएस जिसको एमीटर क्या करेगा? रीड करेगा। तो आई नॉट बाई √2, तो आई नॉट तुम डालोगी √2/50, और यहाँ पर √2 नीचे में √2 कट गया, तो कितना आया? 1/50, 1/50 एम्पियर। ये आंसर हुआ 1/50 एम्पियर। तो 1/50 एम्पियर को तुम और थोड़ा ये करोगी तो कितना आएगा बताओ? 0.02। एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं आंसर। तो इसका आंसर है कहाँ गया आंसर? हाँ 0.02 बोल रही है ना, तो 20 मिली एम्पियर लिखा है। तो 20 मिली एम्पियर या 0.02 मिली एम्पियर दोनों का मतलब सेम होगा, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10⁻³ सॉल्व करोगे तो घुमा फिरा के फिर वही आएगा। चलो देखो अब मेरा बारी। यहाँ पर बोला है कि एक 60 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो कैपेसिटेंस कितना दिया है कैपेसिटर का? कितना कैपेसिटेंस दिया सानिया? तो उसको क्या लिखेंगे बताओ? -6 फैराड ये लिखेंगे। अच्छा, वोल्टेज कितना दिया हुआ है? तो ये कौन सा वोल्टेज दिया है? इंस्टेंटेनियस की क्या दिया है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दिया है, यानी ई बराबर कितना दिया है? 110 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज दिया है ना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा आगे सुनो, बोला है कि डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, यानी तुमसे क्या पूछा है? आई आरएमएस।
तो क्या लिखोगे उसको, आई नॉट बाई रूट टू, अभी जस्ट बताया था ना आई आर एम एस पूछता है, तो आई नॉट निकालो और उसको डाल दो। तो यानी कि आई नॉट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है तुमको बताओ, ई नॉट बाई एक्सी, यही करना पड़ता है ना। एक्सी निकालने का क्या तरीका है, 1/2 एफ सी, यही तरीका है ना एक्सी निकालने का। तो इसको ऊपर भेजो, फ्रीक्वेंसी डालो और काम हो जाएगा। कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है, सब तो दिया ही हुआ है। और ये ई नॉट, हाँ ये, अरे अभी तो तुम ई नॉट बोली थी कि ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ दिया हुआ है, फिर ये अभी ई नॉट को तुम 110 बोल रही हो, बात बदल रही हो बाबू तुम, ठीक है ये बोली थी ना तुम लोग, बात बदल रही हो, वैसे थोड़ी होता है यार। अभी तुम लोग बोली कि सर ये जो 110 दिया हुआ है वो ईएमएफ इंस्टेंटेनियस दिया हुआ है, फिर अभी कह रही हो कि सर ये ई नॉट दिया हुआ है, ये कोई बात हुआ? अच्छा ये ई नॉट ही है, ओ ठीक है, तो ये ई नॉट ही है, चलो दोनों का बात मानते हैं। ये सानिया बोल रही है और ये कौन बोल रही है, रेशम। दोनों का बात हम लोग कंपनसेट करते हैं और दोनों का एवरेज निकालते हैं, और दोनों का एवरेज निकालते तो रिजल्ट जीरो मिलता है। उससे ये समझ में आता है कि वो लोग ऐसी कुछ नहीं पढ़ रही है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको कुछ नहीं रिवाइज कर रही है, एकदम भकलोल है। बाबू जो घर में हम लोग का वोल्टेज आता है उसको कौन सा वोल्टेज बोलते हैं, आरएमएस वोल्टेज। तो आरएमएस वोल्टेज पे फ्रीक्वेंसी मिलता है, तो जब ऐसे करके दिया हो कनेक्टेड टू, तो ये आरएमएस लिखा रहता है। तुम लोग को ये बताया थे कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 220 वोल्ट मिलता है, तो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 110 वोल्ट, जो कि आरएमएस है, समझी माता जी। तो ये ना ई नॉट है ना ई है, भिखारी लोग, ये आरएमएस वोल्टेज है, ठीक है। दोनों का रिजल्ट जीरो, और खैर उसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं है, नल रिजल्ट, ठीक है। और बाकी जो 200 बच्चा लोग हैं वो लोग सब नहीं पूछेंगे। तो ये तुम्हारा ये ई आर एम एस दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है आर एम एस 110 वोल्ट। अरे यार तो सॉल्व ही नहीं होगा ये, लगता है तुम लोग ठीक बोल रही थी, ये ई नॉट दिया हुआ होगा, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा यार। यहाँ तुम ई नॉट डालना चाहिए ना, हमको आई नॉट पूछा गया है। ई आर एम एस इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई रूट टू, तो उससे क्या फिर ई नॉट निकल जाएगा यहाँ से, मतलब कितना निकलेगा ई नॉट बताओ। देखो यहाँ पर से हमको ई आर एम एस इज इक्वल्स टू होता है ई नॉट बाई रूट टू, तो ई नॉट यहाँ से कितना निकल जाएगा, ई आर एम एस इंटू रूट टू। तो ई आर एम एस कितना है 110 इंटू रूट टू, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये ई नॉट आ गया, ये ई नॉट होगा। और तुम लोग यही समझाए भी थे कि एसी ज़्यादा ताकतवर होता है कि डीसी, और तुमको हम ये बताए थे कि एसी में रूट टू से मल्टीप्लाई होता है तब जाकर रिजल्ट आता है। तो ये जो दिया रहता है ये कहाँ से तुम कह रही हो कि वो देगा, भकलोल लोग। तो यहाँ से ये डालोगी तुम 110 रूट टू बाई 1/2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितना डालोगी रिया, 60 हर्ट्ज, ठीक है। और कैपेसिटेंस 60 इंटू 10 का पावर माइनस है, सब 60 डाल दे तुम भकलोल, 60 इंटू 10 का पावर 6 होगा ना, तो ये 60 होगा, ठीक है। अब उसको ऊपर भेज के सॉल्व करोगी तो आई नॉट निकल जाएगा, उसी आई नॉट को यहाँ डाल देना तो काम हो जाएगा, ठीक है। इसका एक ये भी तरीका था, देखो देखो एक ऐसे भी कर सकती है, देखो बाबू यहाँ पर ये तरीके से तुम कर लोगी ना, कैसे करोगी, नहीं आया समझ में, नहीं आया ना। देखो यहाँ पर तुम आई नॉट निकाल लोगी ना सॉल्व करके, तो यही आई नॉट को यहाँ डाल देना, तो आई नॉट बाई रूट टू करोगी तो आई आर एम एस निकल जाएगा। एक डायरेक्ट तरीका क्या था बाबू, देखो ई आर एम एस बाई एक्स सी, ये भी तो पढ़ाया है ना तुम लोग को, इससे भी तो हो जाता, बात तो एक ही पड़ता ना, कुल मिला के तो बतवा एक ही पड़ता। तो तुम एक्स सी निकालती यहाँ से और कर लेती उसको डायरेक्ट, तो इससे भी निकल जाएगा आई आर एम एस, इससे भी निकल जाएगा। ई आर एम एस दिया ही हुआ है, ई आर एम एस तो यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है, कितना ई आर एम एस दिया हुआ है 110, एक्स सी बस निकालना पड़ता, चलो एक्स सी निकालते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट इससे भी बनेगा उससे भी बनेगा, दोनों तरीके से बन जाएगा, चाहे तुम इसको यूज़ कर लो चाहे उसको यूज़ कर लो, दोनों से सॉल्व होगा। तो यानी कि एक्स सी निकालोगी कैसे, एक्स सी को लिखोगी 1/2 पाई एफ सी, तो 1/2 पाई एफ कितना डालोगी बताओ, 10 का पावर सॉरी 60 डालोगी, और कैपेसिटेंस 60 इंटू 10 का पावर -6, तो ये 6 6 36, 36 इंटू 2 कितना होगा, बहुत फालतू कैलकुलेशन रहता है यार ये वाला, तुम लोग खुद कर लेना ये, ठीक है, हम करेंगे तो भी फालतू टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर इसको डालेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, मतलब यहाँ पर एक्स सी का वैल्यू डालेंगे दिस, तो ये ऊपर चल जाएगा ना मल्टीप्लाई होके, चलो यहाँ डालिए देते हैं 1/2 पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 का पावर -6 होगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 110 इंटू 2 पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 का पावर -6। थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो 1 0 2 0 3 0, तो ये 3 0 इस -6 से मर जाएगा ना, तो 11 इंटू 2 कितना होगा, 11 इंटू 2 22 हो जाएगा, और ये 3 0 गया तो 10 का पावर -3, और यहाँ पर और कुछ बच रहा है पाई, तो यहाँ पर पाई लिखेंगे, और 6 6 कितना होता है
36। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो करंट किस में आएगा, ये आरएमएस करंट किस में आएगा, एम्पियर में। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है कि डाउट है, बताओ। 48.6 हाँ ठीक है, तो आंसर तो कर लेना, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखो आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई एनसीईआरटी का है, ठीक है। और भी सवाल था लंबा सा थोड़ा सा, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट बात था, तुमको जितना कॉन्सेप्ट था सारा पढ़ा दिए इसमें हम, कुछ भी और नहीं बचा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें, कैपेसिटर वाला में और कुछ हम बचा ही नहीं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में, इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी एफ होता है ना, तो उसको हम लोग कितना कर रहे हैं, 2f। तो बोल रहा है व्हाट विल हैपन टू करंट एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बात कर दिया, मतलब वो किसका बात कर रहा है, एक्स सी का। तो तुम देखो ये फॉर्मूला से एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी, और तुम देखो जो एक्स सी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एफ, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है कि हम लोग एफ को कितना कर दिए हैं, एफ से कितना कर दिए हैं, तो इसको दोगुना करोगे तो ये हाफ नहीं हो जाएगा। अब इसमें डाउट आ जाएगा, सर हाफ कैसे होगा सर, यहाँ कुछ भी मतलब ये तो दोगुना हो रहा है, अरे भिखारी ये 2 से डिवाइड हुआ, तो तुम ये 2 से डिवाइड होने का मतलब हाफ कर देना है उसको। तो यानी एक्स सी क्या हो गया बाबू, बोलो हाफ। नहीं आया क्या समझ में, नहीं आया, आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने बोला सवाल में ही, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो आधा नहीं लग रहा, आधा हो गया वो, तो आधा हो गया। मतलब मान लो बाबू इसका वैल्यू 10 आता, मान लो 1/f को हम सॉल्व करते और 10 आता, ठीक है। तो 10 को 2 से डिवाइड करोगी तो कितना होगा, 5, मतलब आधा होगा, ऐसे लॉजिकली समझ सकती हो। तो ये हाफ हुआ। अच्छा नेक्स्ट क्या पूछा तुमसे, करंट। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में साफ साफ आंसर क्या होगा कि हाफ हो गया है। करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस है बाबू ये, तो अगर रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है तो करंट दोगुना होगा। तुम चाहे तो नहीं समझ में आ रहा है तो हम बताते हैं अभी, देखो आई बराबर क्या होता है, E0/XC, तो ये कितना हो रहा है, हाफ। हाफ मतलब कि 1/2, कैमरा में दिख रहा है, हाँ ये हाफ हो रहा है। चलो हम ऊपर में बताते हैं, ये तुम लोग लिख लियो क्या ये वाला, एक्सी को हाफ कर रहे हैं तो करंट पे क्या असर पड़ेगा यही बताना है। तो यहां पर जब हम लोग करंट निकालते हैं तो I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, E0/XC, मतलब अगर यहाँ I0 रहेगा तो यानी कि तुम I0 को XC को अभी कर रही हो हाफ, यानी कि सॉरी XC हाफ हो रहा है, यानी कि XC कितना हो जा रहा है, 2। तो ये 2 कहाँ जाएगा बाबू, ऊपर जाएगा, तो करंट डबल हो रहा है कि नहीं। देखो ये कौन सा करंट है, पुराना वाला, ये पुराना वाला करंट है ना, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हो, तो यानी करंट क्या हो रहा है, डबल। क्लियर है। तो यानी कि तुम लिखोगी I0, यानी कि जो करंट है वो डबल हो जाएगा। कोई बोलेगा सर आरएमएस करंट, सर आरएमएस करंट, सर आरएमएस करंट, तो आरएमएस करंट भी डबल ही होगा ना, कि नहीं होगा, आरएमएस भी डबल होगा। अगर आरएमएस पूछता तो वो भी डबल होता ना, क्योंकि आरएमएस का भी फॉर्मूला क्या होता है, E/RMS/XC होता है ना। तो XC को अगर हाफ करोगी तो फिर आरएमएस करंट भी डबल होगा, तो कुल मिला के करंट विल बी डबल। अगर XC को हम लोग क्या करेंगे, हाफ करेंगे। थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं ना, एक्सक्यूज़ मी। चलो ठीक है, थैंक यू।